अस्सलामुअलैकुम। एल्पा टेलीपैथी की दुनिया में बहुत जल्द बड़ी ताकत बनने वाली थी। अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों के अलावा मुसलमान टेलीपैथी जानने वालों के लिए भी ज़बरदस्त चैलेंज बनने वाली थी। इसीलिए मैं अपनी दास्तान में अल्पाका और नारंग और भीमा वगैरह का जिक्र करता हूँ, क्योंकि आइंदा ये सब हमारे लिए मसला बनने वाले थे। इस सिलसिले में अभी भीमा का जिक्र हो जाए। नारंग ने भीमा को ज़ख्मी किया था ताकि उसके दिमाग में पहुँचकर उस पर तनवीमी अमल करके उसे अपना गुलाम बना ले, लेकिन भीमा गुलाम नहीं बनना चाहता था। उसने अपने सीने में खंजर घोंपकर अपनी जान दे दी। इस तरह नारंग समझ गया कि बज़ाहिर वो मर गया है, लेकिन अब अपनी आत्मा किसी दूसरे जिस्म में दाखिल करने वाला है, एक नई जिंदगी पाने वाला है और एक नई मुसीबत पाने वाला है। उधर भीमा को यह अंदेशा था कि जान देने के बाद भी नारंग उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो भी अपनी जान देकर अपनी आत्मा के जरिए उसका ताक़ुब करेगा और ये देखेगा कि भीमा किसके जिस्म में दाखिल हो रहा है। ये मालूम करने के बाद वो भी किसी के जिस्म में दाखिल होकर फिर उसके पास पहुंचेगा। दूसरी बार उसे खुदकुशी करने का मौका नहीं देगा। उसे पहले उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे जान देने से बाज रखेगा। भीमा का ये ख्याल दुरुस्त हो सकता था। उसने अपने गुरु को गुलाम बनाया था। अब गुरु उसे बदतरीन सजाएं देने के लिए खुद भी जिस्म बदल सकता था। भीमा की आत्मा का ताक़ुब नारंग की आत्मा भी कर सकती थी। इस ख्याल ने भीमा को बुरी तरह खौफजदा कर दिया था। वो अपने गुरु के गुस्से और इंतकाम को अच्छी तरह समझता था, लिहाजा जल्द से जल्द अपनी आत्मा किसी के जिस्म में दाखिल करना चाहता था। वो जुलत में ऐसी जगह पहुंचा जहां कमरे में गहरी तारीकी थी। इस मकान की बिजली गई हुई थी। एक कमरे में किसी के जिस्म से आत्मा निकली थी। उसी निकलने वाली आत्मा की कशिश से भीमा की आत्मा वहां पहुंची थी। चूंकि आत्मा न मर्द होती है न औरत होती है, इसलिए भीमा यह ना जान सका कि तारीकी में किसका जिस्म हासिल कर रहा है। कोई औरत कह रही थी, मेन स्विच में खराबी होगी, उसे चेक करो। मेरी बच्ची की तबीयत बिगड़ती जा रही है, डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाओ या इसे अस्पताल ले चलो। तारीकी में उस औरत को पता न चला कि उसकी बेटी मर चुकी थी, आंखें बंद कर चुकी थी और भीमा उसके जिस्म में दाखिल होने के बाद आंखें खोल चुका था और उस औरत की बातें सुन रहा था। सुनने के बावजूद वो ये नहीं समझ पाया कि वो उसी बेटी के बारे में बोल रही है जिसके अंदर वो दाखिल हो चुका है। उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो किसी लड़की के जिस्म में पहुंचा हुआ है। मेन स्विच में खराबी थी। 1 मिनट के बाद ही रोशनी हो गई। उस औरत ने उसे देखते हुए कहा, हाय मेरी बच्ची, तुम कैसी हो? भीमा ने उसे हैरानी से देखा, फिर बिस्तर पर उठकर बैठ गया। एक औरत ने खुश होकर कहा, हाय राम, साधु महाराज की एक पुड़िया ने चमत्कार कर दिया, मेरी बेटी उठकर बैठ गई है। भीमा ने बिस्तर पर जरा पीछे खिसक कर कहा, तुम किसे बेटी कह रही हो? ऐसा कहते वक्त वह अपने जिस्म को टटोलने लगा तो पता चला कि वो एक लड़की बन चुका है। उसके दिमाग को एक झटका सा लगा। कहाँ वो शहजोर पहलवान भीमा और कहाँ ये नौखेज लड़की। कोई मर्द कभी औरत बनना तो क्या औरत कहलाना भी गवारा नहीं करता, जबकि वो बन चुका था। उस लड़की का बाप और भाई कमरे में आ चुके थे। वो औरत उसके हाथ को थामकर कह रही थी, बेटी तुम परेशान नजर आ रही हो, जबकि तुम्हें खुश होना चाहिए। वो खिसकता हुआ पलंग के दूसरी तरफ खड़ा हो गया। उसके बाप ने कहा, बेटी कल्पना, तुम उठकर बैठने के काबिल नहीं थी और अब तो खड़ी हो गई हो, बिल्कुल तंदुरुस्त लग रही हो। उस औरत ने कहा, साधु महाराज ने हमारे घर में भोजन किया, एक पैसा भी नहीं लिया और एक पुड़िया दी। देखें, इस एक पुड़िया को खाने के बाद ये कैसी तंदुरुस्त हो गई है, ऐसा लगता है कभी बीमारी नहीं थी। उसके भाई ने पूछा, कल्पना तुम परेशान क्यों? हम सबको इस तरह क्यों देख रही हो, बात क्या है? भीमा उनसे क्या कहता कि वो औरत नहीं है, मर्द है। उसे तो अपने मौजूदा हालात पर गौर करना था। वो बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, परेशान नहीं हूँ। इतनी जल्दी अच्छी होकर हैरानी से सोच रही हूँ कि कैसे उठकर खड़ी हो गई हूँ। उसकी माँ ने कहा, बेटी ये साधु महाराज का चमत्कार है। भाई ने उसके पास आकर उसके सर पर हाथ रखा। बाप ने उसे सीने से लगा लिया, फिर कहा, तुम अच्छी भली दिखाई दे रही हो, तुम्हें भूख लगी होगी, आओ अभी हमने खाया नहीं है, हमारे साथ कुछ खा लो। वो बोला, खाना लगते ही मैं डाइनिंग टेबल पर आ जाऊंगी, अभी ज़रा अकेली रहना चाहती हूँ, मुझे इस कमरे में छोड़ दें, मैं कुछ सोचना समझना चाहती हूँ। उसकी माँ ने कहा, तुम और क्या सोचोगी? कभी किसी साधु महाराज पर यकीन नहीं रखती थी, आज उनकी पुड़िया ने चमत्कार दिखाया तो सोच में पड़ गई हो। वो बोला, जी हाँ, मैं इसी बारे में सोचना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे सोचने का मौका दें। ठीक है, अच्छी बातें सोचोगी इसलिए हम जा रहे हैं, जल्दी ड्राइंग रूम में चली आना। वो तीनों वहाँ से चले गए। तन्हाई में वो सोचने लगा, मुझे क्या करना चाहिए। फिलहाल इस बात का इत्मीनान हो गया था कि नारंग की आत्मा ने उसका पीछा नहीं किया है। अगर नारंग ने उसका पीछा करने के लिए आत्मा को अपने जिस्म से नहीं निकाला है और इसी जिस्म में है, तो फिर ये मालूम नहीं कर सकेगा कि भीमा एक लड़की के जिस्म में समाया हुआ है। उसने नारंग के बारे में मालूम करने के लिए ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। उसके दिमाग में पहुंचा। उसने सांस रोक ली। भीमा ने दूसरी बार उसके पास पहुंचकर कहा, मैं भीमा हूँ। इतना कहते ही वो चुप हो गया। ये पता चला कि सिर्फ ज़ुबान से बोलते वक्त उसकी आवाज़ नुस्वानी नहीं हुई है, बल्कि ख्याल ख्वानी के वक्त भी वही आवाज़ और लहजा होता है। अगरचे उसने नारंग को मुखातिब करने से पहले अपना लहजा बदल लिया था। आवाज़ के बारे में ख्याल था कि सोच की लहरें मर्दाना होंगी,
लेकिन मैं भीमा हूँ कहते ही उसे टेलीपैथी के मैदान में अपनी ना तजुर्बेगारी का पता चला। नारंग ने हैरानी से पूछा, भीमा, तुम भीमा हो? बकवास कर रही हो? सच बताओ, मेरे दिमाग में आकर भीमा का नाम क्यों ले रही हो? भीमा इतनी देर में उसके चोर ख्यालात पढ़कर मालूम कर चुका था कि नारंग ने उसे तलाश करने के लिए जिस्म नहीं बदला है, उसी पहले वाले जिस्म में। वो उसे हैरानी में मुब्तला करके उसके दिमाग से चलाया। नारंग ने उसकी जनाना आवाज़ और लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और भटकता रह गया, क्योंकि नुस्वानी आवाज़ के बावजूद लहजा बदला हुआ था। उसने नारंग को कल्पना के लहजे में मुखातिब नहीं किया था। फिर उसे अल्पा का ख्याल आया। नारंग और अल्पा दोनों ही उसके बदतरीन दुश्मन थे। भीमा को यह सोचकर गुस्सा आ रहा था कि अल्पा ने इतने दिनों तक उसे अपना गुलाम बना रखा था। उसने अल्पा को चैलेंज करने के लिए टेलीफोन के जरिए उसे मुखातिब किया। फिर अल्पा से उसने जो बातें की उनका जिक्र हो चुका है। अल्पा को चैलेंज करने का कोई फ़ायदा न हुआ, सिर्फ गुस्से में दिल की भड़ास निकाल ली। वो फ़ोन का रिसीवर उठाकर एक कद्दे आदम आईने के सामने आकर खुद को देखने लगा। सामने आईने में एक बहुत खूबसूरत भरपूर नौजवान लड़की खड़ी हुई थी, यानी वो खुद अपने सामने एक दूसरे रूप में खड़ा हुआ था। वो कभी ये नहीं चाहता था कि एक लड़की बनकर रहे। वो अपनी तौहीन महसूस कर रहा था, लेकिन उसे कई पहलुओं से गौर करना था। एक अहम पहलू ये था कि वो भीमा का जिस्म छोड़कर इस नौखेज़ लड़की के जिस्म में आया था। अब इसका जिस्म छोड़कर किसी दूसरे जिस्म में जाता तो इसका मतलब ये होता कि वो 2 बार जिस्म छोड़ने वाली आत्मा की शक्ति को कमज़ोर कर चुका होता। फिर इस आत्मा शक्ति को पूरी करने के लिए 40 दिन की तपस्या ज़रूरी होती। उसकी अकल में ये बात आ रही थी कि इसी लड़की के जिस्म में रहकर तपस्या करने के बाद जो थोड़ी आत्मा शक्ति कम हो गई है उसे पूरी कर ले, फिर किसी सेहतमंद जवान मर्द के जिस्म में चला जाएगा। फिर ये बात अकल में आई कि औरत बन गया तो क्या हुआ, ऊपर से औरत है, लेकिन अंदर से एक मर्द की तरह शहज़ोर टेलीपैथी जानता है, काला जादू जानता है। कोई भी शहज़ोर उसे औरत समझकर नुकसान पहुंचाने आएगा तो बेमौत मारा जाएगा। वो फैसला कर रहा था कि तपस्या करने तक किसी घर में रहेगा, लिहाजा घर वालों के बारे में पूरी मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। ये सोचकर वो कल्पना की माँ के दिमाग में पहुंचा। वो मेज़ पर खाना लगा रही थी। ऐसे वक्त एक लड़की और एक नौजवान वहाँ आए। लड़की ने आते ही कहा, हाय आंटी, आपने फ़ोन किया और हम दौड़े चले आए। ये सुनकर खुशी हो रही है कि कल्पना बिल्कुल ठीक हो गई है और अब उठने बैठने लगी है। उसकी माँ ने क्या जवाब दिया, भीमा ने इस पर तवज्जो नहीं दी। उस लड़की के ख्यालात पढ़ने लगा। पता चला कि वह अपने भाई के साथ आई है और उसका भाई मंगेतर है और कल्पना अपने इस मंगेतर को बहुत चाहती थी। अब ये नहीं कहना चाहिए कि चाहती थी, क्योंकि कल्पना तो जिंदा खड़ी हुई है, लिहाजा वो अब भी चाहती है। भीमा ने नागवारी से सोचा, इस मंगेतर की ऐसी की तैसी मैं तो नहीं चाहती। उसने महसूस किया कि वो बेख्तियार कल्पना के लहजे में बोल रहा है और बिल्कुल औरतों की तरह। उसने आईने में खुद को देखकर कहा, मैं औरतों की तरह नहीं बोलूँगा। फिर उसकी ज़ुबान से बेख्तियार निकला, नहीं बोलूँगी। वो पूरी तरह कल्पना के दिमाग पर हावी नहीं था। कल्पना दोबारा जिंदा होने के बाद अपने दिमाग से सोच रही थी, अपने मजाज के मुताबिक बोल रही थी, अपने मजाज के मुताबिक आने वाले मंगेतर के लिए कशिश महसूस कर रही थी। भीमा उसके अंदर रहकर ऐसी बातों को कम कर रहा था, ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। अब से कुछ अर्सा पहले नीलमा एक दूसरी लड़की नासरा के जिस्म में समाई थी। वो वाक़या इस वाक़ये से मुख्तलिफ था, क्योंकि एक औरत एक लड़की के जिस्म में समाई थी, लेकिन दोनों की सोच मुख्तलिफ थी। नासरा अपने दिमाग से सोचती थी और पोरस से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। इसके बरक्स नीलमा पोरस से नफरत करती थी और अपनी आत्मा शक्ति के जरिए नासरा के दिमाग पर हावी रहने की कोशिश करती थी। अब यही बात भीमा सोच रहा था कि वह आत्मा शक्ति के जरिए कल्पना के दिमाग पर हावी रहेगा और उसे उसके मंगेतर के करीब नहीं जाने देगा। उसके सोचने के दौरान में उसका मंगेतर अपनी बहन के साथ उसके कमरे में आ गया। उसे देखते ही कल्पना खुशी से खिल गई। भीमा ने इसे काबू में किया। वो नागवारी से मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसके मंगेतर ने करीब आते हुए कहा, क्या मुझसे नाराज़ हो? भाई, कल मैं मुंबई से बाहर चला गया था, इसलिए तुम्हारे पास ना आ सका। उसकी बहन ने उसके सामने आकर उसकी गर्दन में बाहें डालकर कहा, मेरी होने वाली भाभी मेरे भैया से नाराज़ नहीं हो सकती, ये तो बस दिखावा है। वो जवान थी, खूबसूरत थी। गर्दन में बाहें डालते ही भीमा का दिल कुछ कुछ होने लगा। कल्पना ने हैरानी से कहा, तुम मुझसे लिपट रही हो और मुझे अजीब सा लग रहा है। भीमा ने फ़ौरन इस पर काबू पाते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमसे प्यार हो गया, तुम्हारे अंदर कशिश महसूस हो रही है। मैं चाहती हूँ कि इस वक्त मर्द बन जाऊँ और तुम्हें गले से लगा लूँ। ये सुनते ही दोनों बहन भाई हंसने लगे। उसका भाई करीब आकर उसके शाने पर हाथ रखकर बोला, भाई, मेरी बहन से क्यों, मुझसे लिपट जाओ, नाराज़गी छोड़ो और तंदुरुस्त होने की खुशी का इजहार करो। वो कल्पना का बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचना चाहता था। ऐसे वक्त भीमा ने उसके दिमाग में एक ऐसा एहसास पैदा किया जैसे उसके दिमाग में हल्की हल्की खराशें पड़ रही हों। इस हरकत के बायस वो अजीब ज़हनी परेशानी महसूस करने लगा। उसकी बहन ने पूछा, क्या हुआ भैया, अभी तो आप बिल्कुल ठीक थे, क्या मेरी भाभी को देखते ही बहाना कर रहे हैं ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ, आप दोनों अकेले रह जाएं? वो जाना चाहती थी, लेकिन भीमा ने उसे पकड़ लिया, खींचकर अपने सीने से लगाते हुए बोला, छोड़ कर ना जाओ, सीने से लगी रहो, अच्छा लगता है।
दूसरे ही लम्हे में कल्पना ने उसे अपने से दूर हटा दिया। फिर बोली, मनोहर तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। वो ये कहती हुए उसके पास आ गई, दोनों हाथों से उसके चेहरे को थाम कर बोली, पता नहीं क्या हो गया। मैं तुमसे नाराज़ नहीं होना चाहती, लेकिन अभी मैंने तुमसे मुंह फेर लिया था। मनोहर ने कहा, तुम जिस्मानी तौर पर ठीक हो गई हो, लेकिन दिमागी तौर पर कमज़ोर हो। भीमा ने उसके हाथों को अपने चेहरे से हटा दिया और उसे पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। वह फिर परेशान होकर बोली, ये क्या हो रहा है, मैं क्यों खुद ब खुद पीछे हट गई हूँ, मैं क्यों तुम्हें छूना नहीं चाहती। ऐसे वक्त उसकी माँ कमरे में आई। मनोहर ने कहा, आंटी ये बीमारी से उठी है, इसे ज़रा खुली हवा में तफरी करना चाहिए। माँ ने कहा, अभी तो बिस्तर से उठकर खड़ी हुई है, इस कमज़ोरी में कहाँ घूमने फिरने जाएगी, इसे आराम करना चाहिए। मनोहर की बहन ने कहा, नहीं आंटी, ये ज़हनी तौर पर उलझी हुई है, कुछ परेशान है, घर के अंदर कैद रहेगी तो और ज़्यादा उलझती रहेगी। मनोहर ने कहा, प्लीज़ आप इजाज़त दें, हम इसे ले जाते हैं, 1-2 घंटे बाद वापस ले आएंगे। माँ ने कल्पना को देखा। कल्पना ने कहा, हाँ मैं ज़रा बाहर जाना चाहती हूँ, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। ऐसी बात है तो फिर जाओ, मुझे इनकार नहीं है। भीमा ने उसके जाने पर एतराज़ नहीं किया। वो चाहता था कि बाहर तफरी के लिए जाए। मनोहर उसके करीब रहेगा तो वो उसे ज़हनी परेशानियों में मुब्तला करता रहेगा। कल्पना अपनी मर्जी से और अपनी मोहब्बत से जिस तरह ज़िंदगी गुजारने का हक रखती थी, वो ज़िंदगी उसकी गुजर चुकी थी। अब नई ज़िंदगी भीमा की थी। दूसरी ज़िंदगी पाने के बाद कल्पना का दिमाग अपनी मर्जी चाहता था, लेकिन भीमा इस जिस्म में था और ये नहीं चाहता था कि कोई इस जिस्म को हाथ लगाए। मनोहर उसे हाथ लगाना चाहता तो कल्पना बड़े प्यार से अपना जिस्म उसके हवाले कर देती, लेकिन भीमा को तो ऐसा ही लगता जैसे उसकी आबरू का कबाड़ा किया जा रहा हो। वो ना तो कल्पना था और ना ही भीमा, बीच की चीज़ बनकर रह गया था। वो मनोहर और उसकी बहन के साथ बंगले के बाहर आया। वहाँ पोर्च में मनोहर की कार खड़ी हुई थी। कल्पना उसके साथ अगली सीट पर बैठना चाहती थी, लेकिन वह जबरन उसके जिस्म को पिछली सीट पर मनोहर की बहन के पास ले आया। मनोहर ने पूछा, ये क्या, तुम्हें मेरे पास बैठना चाहिए। भीमा ने कहा, आज तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत लग रही है, मैं इससे लिपट कर बैठना चाहती हूँ। उसकी बहन ने कहा, नहीं भाभी, तुम सामने भैया के साथ बैठो, अगर मैं अच्छी लग रही हूं तो बाद में लिपट कर मुझसे प्यार कर लेना। वो दोनों भाई बहन के कहने पर मजबूर होकर अगली सीट पर मनोहर के पास आ गया। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। मनोहर उससे प्यार भरी बातें करने लगा। भीमा ने कहा, मैं अभी मम्मी और डैडी के साथ रात का खाना खाने वाली थी, मगर तुम मुझे अपने साथ ले आए हो, मुझे भूख लग रही है। 5 स्टार में खाओगी या किसी ढाबे में? मैं पाव भाजी खाना चाहती हूँ। वो कुछ देर तक ड्राइव करते रहने के बाद एक ढाबे के सामने रुककर बोला, यहाँ बैठो, मैं अभी ऑर्डर देता हूँ। वो कार से उतरकर ढाबे के काउंटर पर गया। उसकी बहन ने पिछली सीट से कहा, अभी मैंने ठाकुर जसवंत पाल की कार यहाँ से गुजरते हुए देखी है, क्या तुमने नहीं देखा? भीमा ने कहा, नहीं मैंने नहीं देखा। फिर वह उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम करने लगा कि ठाकुर जसवंत पाल कौन है। पता चला वो एक बेइंतहा दौलतमंद शख्स है, अय्याश और बदमाश भी है। उसने कल्पना को अपनी तरफ माइल करने की कोशिशें की थीं। जब उसकी दौलत और शख्सियत से मुतासिर नहीं हुई तो उसने चैलेंज किया था, मैं जिसे चाहता हूँ उसे हासिल करके रहता हूँ, बेहतर है मेरी बात मान जाओ और मेरे साथ कुछ रोज़ गुजारो। कल्पना उसे नफरत करती थी। उसके बारे में यह ख्याल किया जाता था कि वो काला जादू जानता है। उसने इसी काले जादू के जरिए बेइंतहा दौलत हासिल की है। अब वो दौलत से और काले जादू की ताकत से जो चाहता है हासिल कर लेता है। और उसने चैलेंज किया था कि उसे कहीं शादी नहीं करने देगा। अगर करेगी तो शादी से पहले वो उसे अपने रंग महल में ले आएगा। ठाकुर कहलाने वाली सोसाइटी में बड़े ही मुअज़्ज़ज़ होते हैं। जसवंत पाल ने बेइंतहा दौलत हासिल करने के बाद मुअज़्ज़ज़ कहलाने के लिए अपने नाम के आगे ठाकुर लगाया था। दिखावे के लिए धर्म कर्म के काम करता और बड़े बड़े इज्जतदार लोगों में नुमाया मुकाम हासिल करने की कोशिशों में लगा रहता। भीमा सोचने लगा, ये काला जादू जानने वाला जसवंत पाल कहाँ से पहुंच गया? मैं तो मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम छोटे बड़े जादूगरों को जानता हूँ, जसवंत पाल का नाम पहली बार सुन रहा हूँ। यकीनन ये किसी दूर दराज के सूबे से आया है। भीमा के यह जानना लाजमी हो गया था कि उसके मुकाबले में जसवंत पाल कितना शक्तिमान है। अगर वो उसे बढ़ चढ़कर साबित होगा तो उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। मनोहर ऑर्डर देकर वापस आया। फिर उसके पास स्टीयरिंग सीट पर बैठकर बोला, अभी तुम्हारी पसंद की पाव भाजी आ रही है। मोबाइल से बजर की आवाज़ उभरने लगी। मनोहर ने मोबाइल फ़ोन निकाल कर उसे ऑन करके कान से लगाया। फिर पूछा, हेलो। दूसरी तरफ से कहा गया, मोबाइल कल्पना को दो। मनोहर ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर पूछा, ओह जसवंत तुम हो? हाँ, कल्पना को फ़ोन दो। कल्पना मेरे साथ नहीं है। झूठ ना बोलो, वो तुम्हारी कार में अभी देखी गई है और इस वक्त तुम्हारी कार में मौजूद है। तुमने जासूस लगा रखे हैं। कैसे ढीठ हो, उसने तुम्हें मुंह नहीं लगाया। तुमसे सख्त नफरत करती है, इसके बावजूद पीछे पड़े हुए। मैं कह चुका हूँ, हर हाल में वो मेरी होगी, चाहे तुम उसे दिन रात अपने साथ लिए फिरते रहो। तुम्हारी शामद आई है। तुम जानते हो मैं महाराष्ट्र में कितने इख्तियारात रखता हूँ। जब चाहूँगा तुम्हें सूबे से बाहर जाने पर मजबूर कर दूंगा। तुमने अपने सियासी ज़राए इस्तेमाल करके
मुझे मुंबई से निकालने की कोशिश की थी और नाकाम रही। इतनी बड़ी बात ना करो कि महाराष्ट्र से मुझे निकाल दोगे, और जब निकाल लोगे तब देखा जाएगा। अभी तो कल्पना को फ़ोन दो। वो कल्पना को फ़ोन नहीं देना चाहता था। इसके बावजूद कल्पना भीमा की टेलीपैथी के जरिए तमाम बातें सुन रही थी। उसने कहा, फ़ोन मुझे दो। वो मनोहर से फ़ोन लेकर अपने कान से लगाकर बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, तुम मर चुकी थी फिर जिंदा कैसे हो गई? ये क्या बकवास कर रहे हो? जब तुम बीमार थी तो मैंने बताया था कि मेरे काले अमल के जरिए तुम बीमार हो और बीमार रहोगी। फिर मैंने तुम्हारे बाप से कहा था, अगर तुम्हारी शादी मुझसे ना की गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तुम्हारे बाप को मनोहर पर बहुत गुरूर था। वो समझता है मनोहर मुझे तुमसे दूर भगा देगा, मुंबई से और इस सूबे से बाहर जाने पर मजबूर कर देगा। जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम मात खा रहे हो, मगर तुम्हें अकल नहीं आ रही है। तुमने अपने काले अमल के जरिए मुझे बीमार किया था, लेकिन साधु महाराज की एक पुड़िया से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने तुम्हारे बाप को वार्निंग दी थी कि अब अगर उसने मेरा मुतालबा पूरा ना किया और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में ना दिया तो काले अमल के जरिए तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुमने महसूस नहीं किया था कि तुम्हारी जान तुम्हारे जिस्म से निकल चुकी थी? मैंने थोड़ी देर के लिए महसूस किया था, लेकिन फिर जान में जान आ गई थी। यही पूछ रहा हूं, तुम्हारे जिस्म में दूसरी बार जान कैसे पड़ गई? मैंने अपने काले अमल से तुम्हें मार डाला था। ये कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं मर जाती तो क्या तुम मुझे हासिल कर लेते? मैंने यही प्लान बनाया था। मेरे काले अमल के मुताबिक मैं तुम्हें 1 घंटे तक मुर्दा बनाकर रखता, और इस दौरान मैं तुम्हारे बाप को कायल करता कि वो मेरी बात मान ले तो मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। जब वो मेरी बात मान लेता तो मैं अपने काले अमल के जरिए तुम्हें दोबारा जिंदा कर देता, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं साधु बाबा के इलाज से अच्छी हो गई हूँ। तुम्हारा वार खाली है। किसी साधु बाबा ने तुम्हें जिंदगी की तरफ नहीं लौटाया है। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानती, कोई नहीं जानता। तुम्हारे जिस्म में कोई दूसरी आत्मा समा गई है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे जिस्म से निकल चुकी है। तुम मर चुकी हो। इस संसार में सिर्फ तुम्हारा ये जिस्म रह गया है, और ये जिस्म किसी दूसरे के रहमो करम पर है। ना मुझे मौत आई थी, ना मैं मरता हूँ। मैं जिंदा थी और अब भी जिंदा हूँ। ये बकवास है कि तुमने काले अमल से मुझे मार डाला था और मैं खुद ही दोबारा जिंदा हो चुकी हूँ। मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। दूसरी बार फ़ोन ना करना। मैं इसे मुस्तकिल तौर पर बंद रखूंगी। सिर्फ 1 मिनट, अभी फ़ोन बंद ना करना। सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, क्या तुमने अचानक जिंदा होने के बाद ये महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली आई है? तुम्हारी बोल चाल में और तुम्हारे मजाज में कोई भी ऐसी तब्दीली जो तुम्हें परेशान करती हो? कल्पना ने और उसके अंदर रहने वाले भीमा ने फ़ोन बंद करने की धमकी दी थी, लेकिन उसके इस सवाल ने उन्हें चौंका दिया। कल्पना सोचने लगी कि वाकई मिजाज में कुछ तब्दीली हुई है। कभी वो मनोहर से बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है, कभी उससे नागवारी महसूस होने लगती है। भीमा नहीं चाहता था कि कल्पना अपनी ऐसी तब्दीलियों का इजहार करे और जसवंत को यह मालूम हो जाए कि उसके अंदर जो भी आत्मा समाई हुई है वैसी आत्मा शक्ति रखती है कि जिस्म में दाखिल होने के बाद कल्पना के दिमाग को अपने काबू में करते रहने की कोशिशें कर रही है। कल्पना ये बताना चाहती थी कि वाकई वो तब्दीली महसूस कर रही है। मनोहर से बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद कभी उससे बेजारी महसूस करने लगती है। फिर ये कि उसके कमरे में जब मनोहर आया था और वह दोनों एक दूसरे के गले लगना चाहते थे तो कल्पना के दिमाग में अजीब सी बेचैनी और परेशानी पैदा हो गई थी। इसके अलावा और भी एक तब्दीली थी कि कल्पना का दिल उसकी बहन को देखकर ऐसा चाहता था जैसे उसे गले लगाकर खूब चूमने लगे। ऐसे वक्त कल्पना अपने अंदर मर्दाना जज्बात महसूस करती थी। भीमा ने ऐसी तब्दीलियों का इजहार करने का मौका नहीं दिया। कल्पना ने उसकी ख्यालख्वानी के ज़ेरे असर रहकर फ़ोन को बंद कर दिया। ढाबे में काम करने वाला लड़का एक ट्रे में खाने पीने की चीज़ें ले आया था। मनोहर ने ट्रे में अपने लिए और कल्पना के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें डैशबोर्ड पर रखीं। फिर उससे ट्रे को अपनी बहन की तरफ बढ़ा दिया। कल्पना से बोला, वो कमीना तुमसे क्या कह रहा था? कल्पना ने कहा, तुम तो जानते हो मनोहर वो काला जादू भी जानता है। कह रहा था कि उसने अपने काले अमल से मुझे बीमार बनाया था और उसने मुझे मार डाला था, लेकिन मैं अचानक ही जिंदा हो गई थी। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं अचानक कैसे जिंदा हो गई। मनोहर ने खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो खाना शुरू करो। वो बकवास करता है। ये कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें मार डाले और तुम खुद ही जिंदा हो जाओ? वो कह रहा था मुझे मार डालने के बाद 1 घंटा गुजर जाएगा तो जिंदा कर देगा, लेकिन 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है। मैं तो मरने के बाद ही दोबारा जिंदा हो गई थी। उसका कहना है मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं जानती हूँ। ऐसी बातें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। खाओ पियो, हंसो बोलो और खुश रहो। वो कल्पना को हंसाने के लिए एक लतीफ़ा सुनाने लगा। भीमा गहरी सोच में था कि जसवंत के बारे में किस तरह मालूमात हासिल करे। कल्पना, मनोहर और उसकी बहन सभी उसके बारे में बहुत कम जानते थे। सिर्फ इस हद तक मालूम था कि वो काला जादू जानता है और अचानक ही बहुत दौलतमंद बन गया है। वो कार एयर कंडीशनड थी। उसके तमाम शीशे चढ़े हुए थे। स्टीयरिंग सीट के शीशे के पास आकर एक शख्स ने उंगली से दस्तक दी। उसके हाथ में ट्रे थी और ट्रे पर ठंडे मशरूब की बोतलें रखी हुई थीं। मनोहर ने खिड़की के शीशे को नीचे करने के बाद उससे एक एक करके बोतलें लीं।
जितनी देर में वो 3 बोतलें लेता, उस शख्स ने मनोहर की नज़रें बचाकर दूसरा हाथ अंदर किया, फिर एक छोटी सी परफ्यूम की शीशी से स्प्रे करने लगा। उस शीशी में बेहोशी की दवा थी। मनोहर ने 3 बोतलें लेने में जितना वक्त लगाया, इतने वक्त में वो स्प्रे कर चुका था। उसने खिड़की का शीशा दोबारा चढ़ा दिया। इसके बाद ही उन तीनों ने महसूस किया कि कार की फिजा में तब्दीली आ गई है और वो बेचैनी महसूस कर रहे हैं। मनोहर ने सर घुमाकर खिड़की के शीशे को नीचे करना चाहा तो वहां वही बोतलों वाला शख्स हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा हुआ था। रिवॉल्वर को देखते ही मनोहर ने हैरानी से उस शख्स के चेहरे को देखा। उस शख्स ने दूसरे हाथ के इशारे से समझाया कि कार के शीशे को नीचे नहीं होना चाहिए, चारों तरफ के शीशे बंद रहेंगे। कल्पना अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल सकती थी, लेकिन जानती थी कि ऐसा करने से वह मनोहर को गोली मार देगा। लिहाजा उसकी जान बचाने के लिए उसने अपनी तरफ का दरवाज़ा बंद रखा। भीमा चाहता था कि वह दरवाज़ा खोलकर फौरन बाहर निकले, क्योंकि वह बेहोश होगी तो ये उसके जिस्म में सिर्फ एक आत्मा की हैसियत से रह जाएगा। उसके दिमाग से ना कुछ सोच सकेगा, ना कानों से सुन सकेगा और ना ही आंखों से कुछ देख सकेगा। लिहाजा उसने कल्पना को मजबूर किया। वो मजबूर होकर अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलना चाहती थी। उसी वक्त किसी ने बाहर से दरवाजे पर लात मारी। दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। उसने देखा उस खिड़की के बाहर भी एक शख्स रिवॉल्वर लिए खड़ा हुआ था। कल्पना बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी, मनोहर की जान बचाना चाहती थी। अब भीमा को कल्पना की जान बचाना था, क्योंकि वो मारी जाती तो फिर उसका जिस्म छोड़कर तीसरे जिस्म की तरफ भटकना पड़ता। इस तरह वह खुद ही अपनी आत्मा शक्ति को कमज़ोर करने की हमाकत करता। इतनी देर में कल्पना पर बेहोशी तारी हो रही थी। वह उसे बेहोश होने से नहीं बचा सकता था। मनोहर खुद को बेहोशी से बचाने के लिए सांस रोकने की कोशिशें कर रहा था और नाकाम हो रहा था। उसकी बहन बेहोश हो चुकी थी। इसके बाद कल्पना को भी कुछ होश न रहा। दूसरे लफ्ज़ों में भीमा भी बेहोश हो चुका था। ये अमरीकी अज़ाइम थे कि वो कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड को अपने ज़ेर असर लाएंगे, फिर रफ्ता रफ्ता वहाँ फौजी अड्डा बनाएंगे ताकि चीन अपने जनूबी ममालिक की तरफ पेशकदमी ना कर सके, और अगर करे तो उसे रोकने के लिए अमरीकी फ़ौज मौजूद रहे। उन्होंने पहले इन ममालिक को अपने ज़ेर असर लाने के लिए वहाँ पालपोर्ट की हमायत हासिल की और दहशत फैलाते रहे। वहाँ के लोगों का कत्लेआम होता रहा और पालपोर्ट दहशत की अलामत बनकर कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड के बूढ़े बच्चों, औरतों और मर्दों के हवास पर छाने लगा। इन हालात में वो ममालिक इमदाद के लिए अमेरिका के सामने घुटने टेक सकते थे। लिहाजा सोची समझी प्लानिंग के मुताबिक यही हुआ। अमेरिका उनका यार और मददगार बनकर वहाँ पहुँच गया। ऐसी वक्त सोनिया, पारस और पोरस वहाँ पहुँच गए। सोनिया नीलमा का रोल अदा करने लगी। वहाँ हमारा एक मकसद ये भी था कि जनाब अब्दुल्ला वास्ती के भाई और उसके ख़ानदान को बाहिफाजत वहाँ से निकाल कर किसी दूसरे मुल्क में पहुँचा दिया जाए। इसके अलावा वहाँ जितने मुसलमान ख़ानदान हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतज़ामात किए जाएँ। सोनिया ने बआसन खूबी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए थे। अगरचे जनाब अब्दुल्ला वास्ती के भाई का जवान बेटा सलाम मारा गया था। इसके बाद फिर इस ख़ानदान पर आँच नहीं आने दी गई। इस ख़ानदान को बाहिफाजत मिस्र के शहर काहिरा में पहुँचा दिया गया और उनकी बड़ी साहिबजादी का रिश्ता भी एक नहायत ही दौलतमंद शख्स से तय पा गया। इसके अलावा थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस के हुक्मरानों को ये धमकियाँ दी जा रही थी कि वहाँ के मुसलमान ख़ानदानों पर कोई जुल्म सितम ना किया जाए। अगर किसी मुसलमान ख़ानदान को या उस ख़ानदान के किसी फ़र्द को भी नुकसान पहुँचाया जाएगा तो इसके नताइज वहाँ के हुक्मरानों के लिए बहुत ही बरतनाक होंगे। इन धमकियों का खातिर ख्वाह नतीजा निकल रहा था। उन ममालिक के मुसलमानों को उनके आबा अजदाद के घरों में दोबारा आबाद किया जा रहा था और उनकी ज़िंदगी को दूसरी तमाम सहूलतें फराहम की जा रही थीं। इस अरसे में सोनिया वहाँ से जा चुकी थी और इसकी जगह सानी आ गई थी। सानी ने आते ही कमाल किया कि जिस पालपोर्ट को कोई ढूंढ न सका, गिरफ्तार न कर सका, उसने अपना मामूल बना लिया। अब बाबा साहब के इदारे से कहा गया था कि वो पोरस की महबूबा सबाता उर्फ जीनी के साथ वापस इदारे में चली आए। पारस से कहा गया था कि वो इसराइल जाए और पोरस को हदायत दी गई थी कि उसे हिंदुस्तान जाना चाहिए। सानी ने नीलमा की हैसियत से थाईलैंड के हुक्मरानों को मुखातिब किया, फिर कहा, अपने अमरीकी आकाओं से कहो नीलमा उनसे कुछ कहना चाहती है। लिहाजा 15 मिनट के बाद अपने टेलीपैथी जाने वालों को तुम सबके दिमागों में भेज दे और मेरी बात भी सुन लें। वह फ़ोन और फैक्स के जरिए अमरीकी अकाबरीन से इस सिलसिले में बातें करने लगे। इस दौरान में पारस ने पालपोर्ट के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे फ़ोन पर थाईलैंड के अकाबरीन से रब्ता करने पर मजबूर किया। उसने रब्ता करने के बाद कहा, मैं पालपोर्ट बोल रहा हूँ, तुम सब मुझे एक तवील अरसे से तलाश कर रहे हो। तुम्हारा अमरीका बहादुर भी मुझे तलाश कर सका, ना गिरफ्तार कर सका और ना हलाक कर सका। थाईलैंड के एक फौजी अफसर ने कहा, पालपोर्ट, अब तुम हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। तुम जिंदा रहो या मर जाओ, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत फ़र्क पड़ेगा। तुमने मुझे गैर अहम कहा है। मैं सबसे पहले तुम्हें कत्ल कर रहा हूँ और ठीक 15 मिनट के अंदर कत्ल कर रहा हूँ। हो सके तो अपनी सलामती के इंतजामात कर लो। फौजी अफसर ने हंसते हुए कहा, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे टेलीपैथी जानते हो और मेरे चारों तरफ सख्त पहरा होगा, तब भी ख्याल खोने के जरिए मुझे हलाक कर दोगे।
ऐसे वक्त एक अमरीकी टेलीपैथी जानने वाला उस थाईलैंड के फौजी अफसर के दिमाग में आ चुका था। उसने कहा, पालपोर्ट, मैं तुम्हारी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, तुम्हारी शामत आ गई है, अब तुम खुद को बचाओ, मैं तुम्हारे अंदर बोल रहा हूँ। ये कहकर उस अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले कैनिबॉल ने ख्यालख्वानी की परवाज़ की। फिर उसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो ख्यालख्वानी की लहरें वापस आ गईं। सानिया ने तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग को मुकफ्फल कर दिया था। कैनिबॉल ने वापस आकर उसी फौजी अफसर के दिमाग में आकर फ़ोन के जरिए कहा, अच्छा तो तुमने अपनी हिफाजत के इंतजाम कर लिए, किसी तनवीमी अमल करने वाले की खिदमत हासिल करके अपने दिमाग को मुकफ्फल करा लिया है। मैं अनाड़ी नहीं हूँ, अपनी हिफाजत का सामान कर चुका हूँ। वो तो कर चुके हो, लेकिन इस फौजी अफसर को कैसे हलाक करोगे? और फिर तुमने 15 मिनट का वक्त देने की जहमत क्यों की है? तुम चाहो तो इसे अभी हलाक कर सकते हो। हम देखना चाहते हैं कि तुम किस तरह इस अफसर के पास आओगे, या कोई तुम्हारा जांबाज कैसे आएगा और कैसे हलाक कर सकेगा। कैनिबॉल जिस अफसर के दिमाग में रहकर पालपोर्ट को चैलेंज कर रहा था, पारस भी उसी अफसर के दिमाग में मौजूद था। उस अफसर ने पारस की मर्जी के मुताबिक अपने होलिस्टर को मेज़ की दराज से निकालते हुए कहा, मैं अपनी हिफाजत के लिए ये रिवॉल्वर निकाल रहा हूँ और दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ। खतरा होगा तो निमट लूँगा, वैसे बाहर मेरे मुहाफिज मौजूद हैं। कैनिबॉल ने कहा, तुम्हें रिवॉल्वर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इसी कमरे में रहो। हम देखना चाहते हैं कि पालपोर्ट ने ऐसी क्या कुव्वत हासिल की है कि उसने तुम्हें 15 मिनट के अंदर हलाक करने का चैलेंज किया है। फौजी अफसर ने कहा, तुमने इसे कहा है कि वो 15 मिनट भी इंतज़ार न करे, लिहाजा वो इंतज़ार नहीं कर रहा है और अभी मुझे हलाक कर रहा है। ये कहते उस अफसर ने रिवॉल्वर की नाल को अपनी कनपटी से लगाया। इससे पहले कि कैनिबॉल उसे रोकता, उसने ट्रैगर को दबा दिया। ठाएँ की आवाज़ से गोली निकली और कनपटी के एक तरफ सुराख करती हुई दूसरी तरफ से बाहर निकल गई। गोली चलने की आवाज़ सुनते ही कई मुसल्लह मुहाफिज दौड़ते हुए अंदर आए। उन्होंने फौजी अफसर को उस कमरे के फर्श पर मुर्दा पड़ा देखा। उसके एक हाथ के पास रिवॉल्वर पड़ा हुआ था। इससे अंदाज़ा किया जा सकता था कि इस अफसर ने खुदकुशी की है। उस मरने वाले आला अफसर का एक मातियत अफसर दूसरे कमरे में था। उस फ़ोन से मुंसलिक दूसरे रिसीवर से उसकी बातें सुनता रहा। उसने भी दौड़ते हुए आकर अपने आला अफसर की लाश देखी, फिर टेलीफोन की तरफ देखा। उसका रिसीवर नीचे लटक रहा था। उसने रिसीवर को उठाकर टेलीफोन के क्रैडल पर रखा, फिर दूसरे नंबर डायल किए, दूसरे आला अफसरान को इतला दी। दूसरे आला अफसर ने पूछा, वो कैसे हलाक हो गया? मातियत ने कहा, मैं फ़ोन पर अपने अफसर की बातें सुन रहा था। दूसरी तरफ से पालपोर्ट ने इसे चैलेंज किया था कि 15 मिनट के अंदर इसे हलाक कर देगा। लेकिन हमारे आला अफसर के दिमाग में अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले ने आकर पालपोर्ट को चैलेंज किया और कहा, मोहलत क्यों देते हो? अभी इसे हलाक करो, हम देखना चाहते हैं कि तुम कैसी पुरस्कार कुव्वत के मालिक हो। फिर मैंने दूसरी तरफ के रिसीवर से सुना। दूसरे लम्हे मुझे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़ता हुआ आकर इसके कमरे में पहुंचा तो उस वक्त तक वो मर चुका था। उसकी लाश अभी कमरे में पड़ी हुई है। दूसरे फ़ोन की घंटी बज रही थी। उस आला अफसर ने इसे उठाकर कान से लगाया, फिर पूछा, हेलो? दूसरी तरफ से एक दूसरे आला अफसर ने कहा, इस वक्त मेरे दिमाग में एक अमरीकी टेलीपैथी जानने वाला बोल रहा है और मुझे बता रहा है कि हमारे एक आला अफसर खुदकुशी करके मर चुका है, लेकिन उसने अपनी मर्जी से खुदकुशी नहीं की थी। कोई ख्यालख्वानी करने वाला उसके दिमाग में छाया हुआ था। इससे पहले पालपोर्ट उसे चैलेंज कर चुका था कि उसे हलाक करेगा। अगर वो टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे दिमाग में है तो मैं उसे अपने दिमाग में आने की ज़हमत दूंगा। दूसरे लम्हे में कैनिबॉल ने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, वो आला अफसर दुरुस्त कह रहे हैं। मैं पालपोर्ट के दिमाग में जाने की कोशिश कर चुका हूँ, मगर किसी ने उसके दिमाग को मुकफ्फल कर दिया है। फिर मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो टेलीपैथी के जरिए उस आला अफसर को कत्ल कर सकते हैं। उसकी मौत से यह साबित हो चुका है कि पालपोर्ट ने टेलीपैथी जानने वालों की हमायत हासिल की है। कैनिबॉल के अलावा 3J भी अपनी आवाज़ और लहजे बदलकर ख्यालख्वानी कर रहे थे और मुख्तलिफ अफसरान के दिमागों में पहुंचे हुए थे। उनमें से जे काफू ने कैनिबॉल से कहा, पालपोर्ट एक दूसरे अफसर के दिमाग में कह रहे कि थाईलैंड के तमाम अकाबरीन को कॉन्फ्रेंस रूम में जमा होना चाहिए ताकि वह बेहक वक्त उसकी बातें सुन सकें। नहीं सुनेंगे तो बहुत नुकसान उठाएंगे। कैनिबॉल ने कहा, नीलमा ने भी 15 मिनट के बाद इन अकाबरीन से रब्ता करने के लिए कहा था। अब 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। जे काफू ने कहा, वह भी इसी कॉन्फ्रेंस रूम में ख्यालख्वानी के जरिए पहुंचकर कुछ बोलेगी। उस वक्त सानिया और सबात और चीनी थाईलैंड छोड़कर त्यारे में सफ़र करती हुई पेरिस की तरफ जा रही थी। जब वो तमाम फौजी अफसरान और थाईलैंड के हुक्मरान आर्मी हेडक्वार्टर के एक कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गए तो पालपोर्ट ने पारस की मर्जी के मुताबिक टेलीफोन के जरिए कहा, मैं पालपोर्ट, तुम अकाबरीन से मुखातिब हूँ। उस कॉन्फ्रेंस रूम में जितने लाउड स्पीकर थे उन सबको इस फ़ोन से मुंसलिक किया गया था ताकि दूसरी तरफ से बोलने वाले की बातें सभी सुन सकें। पालपोर्ट ने कहा, पहले मैंने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, अपने नाकाबिले शिकस्त होने का सबूत दिया है, इसके बाद तुम सबसे मुखातिब हो रहा हूँ। कई बरस पहले मैं कंबोडिया में एक बड़ी फौजी ताकत बनना चाहता था। ऐसे वक्त अमेरिका ने मेरी पुश्तपनाही की, मेरे लिए जंगी सामान, राशन, दवाएं सप्लाई की और मुझे माली इमदाद भी देता रहा। फिर नीलमा टेलीपैथी के हथियार के जरिए इस पूरे इलाके में एक दहशत बन गई तो अमेरिका भी दहशतज़दा होकर नीलमा को खुश करने के लिए इस बात पर आमादा हो गया कि वो मुझे हलाक करा देगा।
वो मेरी वफादारी और खिदमत को भूलकर अब थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस के हुक्मरानों की पुष्टपनाही कर रहा है और यह समझता है कि इन 3 ममालिक में अपने कदम जमाने के बाद चीन की पेशकदमी रोक सकेगा। अगर कभी जंग छिड़ जाए तो इन तीनों ममालिक में फौजी अड्डे बनाकर जवाबी हमले कर सकेगा। उसने इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल करने और नीलमा को खुश रखने की खातिर मुझे एक चूंटी की तरह मसल डालने की कोशिशें की, लेकिन अब तक कामयाब ना हो सका। बेशक मैं कुछ अरसे तक एक चूंटी बन गया था, लेकिन अब पहाड़ बन चुका हूं। मैंने जिस अफसर को हलाक करने का वक्त मुकर्रर किया था उसे हलाक कर दिया और अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले उसकी हिफाजत ना कर सके। आइंदा तुम में से कोई मुझे चैलेंज करेगा और मेरे मुतालबात पूरे नहीं करेगा, मैं उसे इसी तरह खाक में मिला दूंगा। तुम्हारे मुल्क की फौज मुझे शहरों और जंगलों में ढूंढती रहेगी। तुमने अमरीकी सुरागरसानों को भी मुझे तलाश करने के लिए यहाँ बुलाया, वो भी नाकाम रहेंगे। अब मेरा मुतालबा है कि उन्हें 24 घंटे के अंदर इस मुल्क से रुखसत कर दो। यहाँ मैं एक अमरीकी बाशिंदे को भी नहीं देखना चाहता। एक आला अफसर ने फ़ोन के जरिए पूछा, हमें यह बताओ कि तुम्हें टेलीपैथी की कुव्वत कहाँ से हासिल हो रही है। उस कॉन्फ्रेंस रूम में एक आला हाकिम की लेडी सेक्रेटरी मौजूद थी। सानी ने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं नीलमा बोल रही हूँ। अमरीकियों का आबरी ने मुझसे वादा किया था कि पालपोर्ट को जल्दी गिरफ्तार करके हलाक कर देंगे, लेकिन ऐसा वक्त नहीं आया। मैं इंतज़ार करती रही और पालपोर्ट आज़ादी से ज़िंदगी गुजारता रहा और ये साबित करता रहा कि इस इलाके में अमरीकी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ठीक इसी तरह अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों ने मेरे खिलाफ भी बहुत कुछ किया, लेकिन मेरा भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। देखा जाए तो इस इलाके में मैं और पालपोर्ट बराबर के ताकतवर हैं। अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले हम दोनों का ना कुछ बिगाड़ सके ना आइंदा बिगाड़ सकेंगे। इन हक़ाइक़ के पेश नज़र मैंने पालपोर्ट से इत्तेहाद किया है। जेकाफू ने एक फौजी अफसर की ज़ुबान से कहा, मैडम नीलमा, यह आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। पालपोर्ट अभी हमारे लिए एक चूंटी है। आपने इसे टेलीपैथी का सहारा दिया है, इसलिए वो आज अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है, वरना आपसे पहले जंगलों में छुपता फिर रहा है। उसकी मुखालफत में बोलने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा उससे समझौता हो चुका है। मैं 40 दिनों के लिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे तपस्या करनी है। 40 दिनों तक मेरी गैर हाजिरी में यहाँ पालपोर्ट रहेगा। मेरे 2 टेलीपैथी जाने वाले मातियत इसकी मदद करेंगे। क्या आप 40 दिनों तक थाईलैंड में नहीं रहेंगी? मैं कहाँ रहूँगी यह सिर्फ मैं जानती हूँ। मुझे किसी से किसी तरह का खौफ नहीं है। मुसलमान टेलीपैथी जानने वाले मुझसे बहुत खुश हैं। मैंने एक मुसलमान ख़ानदान को बाहिफाजत यहाँ से निकाल कर काहिरा पहुँचाया है। दूसरे मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोशिशें करती रही हूँ और उनकी बेहतरी के लिए थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस के हुक्मरानों से अपने मुतालबात मनवाती रही हूँ। मुसलमान टेलीपैथी जानने वाले अपनी गर्ज और मफादात के लिए तुम इस इलाके में ढील दे रहे हैं। अब वो चीन पहुँच रहे हैं। वहाँ वो कदम जमाने के बाद यहाँ से तुम्हारे कदम उखाड़ देंगे और तुम्हारी खुशफहमी ख़त्म हो जाएगी। पहले मुझे आपसे मुखातिब कर रहे थे, अब तुम पर उतर आए हो। तुम्हें यकीन हो चुका है कि मैं तुम लोगों से कभी इत्तेहाद नहीं करूँगी। मुसलमान टेलीपैथी जानने वाले आइंदा कभी मुझे नुकसान पहुँचाएंगे तो ये मेरा ज़ाती मामला होगा और मैं समझ लूँगी कि इन हालात में मुसलमान टेलीपैथी जानने वालों से भी किस तरह निमटना चाहिए। फ़िलहाल मैं यहाँ सुपर पावर के मुकाबले में सुपर पावर बन चुकी हूँ। मैं 40 दिनों के बाद आकर देखूंगी कि पालपोर्ट ने मेरी बर्तरी को कायम रखा है या नहीं। कैनी बॉल ने एक फौजी अफसर के जरिए आवाज़ दी, मैडम नीलमा, आपको ऐसा कोई फैसला करने से पहले हमारे अकाबरीन से गुफ्तगू करना चाहिए। उसकी बात का जवाब नहीं मिला। खामोशी छाई रही। फिर पालपोर्ट ने फ़ोन के जरिए कहा, मैडम नीलमा जा चुकी हैं, अब मैं यहाँ सब कुछ हूँ। हम कैसे मान लें कि तुम पालपोर्ट हो? मैडम नीलमा के 2 मातियतों में से एक मातियत इस वक्त पालपोर्ट बनकर बोल सकता है। पालपोर्ट ने कहा, अगर मैं पालपोर्ट नहीं हूँ और मैडम नीलमा ने मुझसे इत्तेहाद नहीं किया है तो फिर मैडम नीलमा को या उनके मातियतों को क्या पड़ी है कि वो मेरा नाम लेकर तुम्हारे एक फौजी अफसर को हलाक करें और आइंदा भी मेरे मुतालबात तस्लीम ना करने की सूरत में ऐसी ही तबाही लाया करेंगे। सीधी सी बात है, अगर तुम पालपोर्ट हो और तुम बड़ी कुव्वतें हासिल कर चुके हो तो फिर सामने क्यों नहीं आते हो? सामने आकर हमें यकीन दिला सकते हो। तुम समझते हो मैं पहले की तरह जंगलों में या शहरों में छुपा रहूँगा और कभी सामने नहीं आऊँगा। ऐसी बात नहीं है, मैं सामने आऊँगा, लेकिन उससे पहले वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मेरी जान को नुकसान पहुँचा तो मैडम नीलमा अपनी 40 दिनों की तपस्या छोड़कर चली आएंगी। फिर तुम लोगों का जो अंजाम होगा उसे देखकर दूसरे ममालिक कभी अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों को मदद के लिए नहीं पुकारेंगे। इस चैलेंज के बाद थाईलैंड के फौजी अफसरान और दूसरे काबरीन ने यह फैसला सुनाया कि वो अमेरिका के वफादार रहेंगे, लेकिन पालपोर्ट के मुतालबात भी तस्लीम करते रहेंगे और उसे अपने मुल्क का अमन अमान ख़राब करने का मौका नहीं देंगे। अमरीकी काबरी ने कहा, थाईलैंड में नीलमा हमारे लिए मुस्तकिल मसला बनी हुई थी, अब वो चली गई है, उसकी जगह पालपोर्ट आ गया और इसी नीलमा के ताउन से आया है। लिहाजा नीलमा रहे या ना रहे, उसका एक आलाकार वहाँ मौजूद रहेगा। हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम यही समझेंगे कि नीलमा वहाँ दूसरी सूरत में मौजूद है। बाबा साहब के इदारे से मिलने वाली हदायत के मुताबिक पारस इसराइल के लिए और पोरस हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गया। पालपोर्ट को 2 टेलीपैथी जाने वाले सुरागरसानों के हवाले कर दिया गया।
सानी को यह हदायत दी गई कि वो पेरिस में बाबा साहब के दायरे में रहकर वहाँ से नीलमा की हैसियत से ख्याल ख्वानी करती रहेगी और मुखालफिन को यह सोचने पर मजबूर करेगी कि नीलमा तपस्या में मसरूफ़ रहने के दौरान में भी थाईलैंड के मामलात से गाफिल नहीं है। पालपोर्ट ने सबकी मौजूदगी में कहा था कि अब वो शहरों और जंगलों में रूपोश नहीं रहेगा, आज़ादी से मंजर आम पर आया करेगा। उसने इसी कॉन्फ्रेंस रूम में सभी को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं दूसरे दिन सुबह 10 बजे आला हाकिम की रिहाइशगाह में उससे मुलाकात करने के लिए आऊँगा। वहाँ के आला हाकिम ने अमरीकी अकाबरीन से कहा, कल सुबह पालपोर्ट जब उनसे मिलने आएगा तो उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी होगी। हम अमरीकी अकाबरीन और अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों से दरख्वास्त करते हैं कि पालपोर्ट जब भी मंजर आम पर आए उससे किसी तरह की दुश्मनी ना की जाए और उसे नज़रअंदाज किया जाए। अगर कभी पालपोर्ट से हमें नुकसान पहुंचेगा तो हम अपने तौर पर उससे निमट लेंगे, लेकिन पालपोर्ट को नुकसान पहुंचाकर नीलमा से दुश्मनी मोल लेने की हमाकत नहीं करेंगे। दूसरे दिन 10 बजे से पहले पालपोर्ट अपने दोनों खास बॉडीगार्ड्स और अपने 18 जाबाजों के साथ आला हाकिम की रिहाइशगाह की तरफ रवाना हुआ। वह एक बहुत ही महंगी और शानदार कार में बैठा हुआ था। इस गाड़ी के आगे पीछे उसके मुसल्लह जाबाजों की गाड़ियां थीं। जैसे किसी बड़े मुल्क के सरबराह को प्रोटोकॉल दिया जाता है, ऐसे ही प्रोटोकॉल के साथ वो वहां पहुंच गया। आला हाकिम और दूसरे अकाबरीन ने उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। जब वो वहां उन अकाबरीन के दरमियान पहुंचा तो हमारे दोनों सुराग रसानों ने उसका दिमाग उलट दिया। पालपोर्ट ने इस्तकबाल करने वाले आला हाकिम को एक तमांचा रसीद करते हुए पूछा, तुम सब किसका इस्तकबाल कर रहे हो? तमाम अकाबरीन उसकी इस हरकत से गुस्से में आ गए। एक ने गुस्सा जब्त करने के बावजूद पूछा, ये आपने क्या हरकत की है? आपने हमारे आला हाकिम पर हाथ उठाया है? तो क्या बुरा किया है? क्या तुम्हारे हाकिम को तमांचा मारना बुरी बात है? तमाम अकाबरीनों से हैरानी से और गुस्से से देखा, लेकिन जवाबन उसकी पिटाई नहीं कर सकते थे। एक फौजी अफसर ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या किसी पर हाथ उठाना, किसी को तमांचा मारना अच्छी बात है? अगर अच्छी बात नहीं है तो अब तक मैंने लाखों मासूम बच्चों, बेगुनाह औरतों, मर्दों, जवानों और बूढ़ों को कत्ल किया है। उस पर तो कोई एतराज़ नहीं कर रहा है। आप में से कोई उसे बुरा नहीं कह रहा है, और चूंकि ये बुरा नहीं है इसलिए इतनी मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल किया जा रहा है, मुझे इज्जत दी जा रही है। आपको इज्जत के जवाब में इज्जत देनी चाहिए। इज्जत के जवाब में जिल्लत दी जाती है और जिल्लत के बदले इज्जत इनाम में मिलती है, जैसा कि आप लोग मुझे इनाम के तौर पर इज्जत दे रहे हैं। ये कहते ही पालपोर्ट ने एक आर्मी अफसर के मुंह पर घुंसा जड़ दिया। आर्मी अफसर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि लाखों अफराद का कातिल, दुनिया का बदतरीन मुजरिम उसके मुंह पर घुंसा मारे। वापे से बाहर हो गया। उसने भी जवाबन उसके मुंह पर घुंसा रसीद किया तो पालपोर्ट घूमकर लड़खड़ाता हुआ फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा। उसके दोनों खास मुहाफिजों और मुसल्लह जांबाजों ने फौरन ही अपनी गन्नें सीधी कर लीं और उन तमाम अकाबरीन को निशानों पर रख लिया। एक आर्मी अफसर ने कहा, हमाकत ना करो, अपने मास्टर पालपोर्ट को समझाओ और हमें निशाने पर रखने से पहले अपने चारों तरफ देख लो। उनके चारों तरफ थाईलैंड के मुसल्लह फौजी जवान खड़े हुए थे। उन सब ने पालपोर्ट और उसके जांबाजों को निशाने पर रखा हुआ था। एक आर्मी अफसर कह रहा था, अगर किसी ने एक फायर भी किया तो पालपोर्ट के साथ तुम सबका भून कर रख दिया जाएगा। पालपोर्ट ने ज़मीन से उठते हुए कहा, हाँ, कोई फायर ना करे। फायर करने से ये जवाब भी फायर करेंगे। मैंने इसे हाथ से मारा है, इसने भी मुझे हाथ से मारा है। अब मैं फिर इसे लात से मारता हूँ, देखता हूँ ये मुझे कैसे लात से मारेगा। ये कहते उसने छलांग मारकर उस अफसर के सीने पर एक लात मारी। अफसर लड़खड़ाता हुआ पीछे गया। ऐसे ही वक्त हमारे टेलीपैथी जानने वाले सुराग रसानों में से एक ने एक फौजी अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाया। उस अफसर ने अपना रिवॉल्वर निकालकर पालपोर्ट को गोली मार दी। गोली पेशानी में लगी थी। वो फर्श पर गिरते ही ठंडा पड़ गया। उसके मरते ही दोनों खास बॉडीगार्ड्स और जानिसारों ने अपने हथियार फेंक दिए। उनका कमांडर मारा जा चुका था और वो चारों तरफ से घिरे हुए थे। ऐसे में मुकाबला नहीं कर सकते थे। वो पालपोर्ट जो एक तवील अरसे से कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड में दहशत तारी किए हुए था, लाखों इंसानों का कातिल था, किसी के काबू में नहीं आता था। वो आखिर अपने अंजाम को पहुंच गया। वहां के मुसल्लह फौजी जवान उसके दोनों बॉडीगार्ड्स और जानिसारों को वहां से कैदी बनाकर ले गए। तमाम अकाबरीन ने उस फौजी अफसर से पूछा, ये तुमने क्या किया? पालपोर्ट को गोली मार दी। और क्या करता? उसने हमारे आला हाकिम पर हाथ उठाया। फौजी अफसरान की तौहीन करने लगा। क्या ये बर्दाश्त हो सकता था? मैं तो बर्दाश्त ना कर सका। लेकिन अब क्या होगा? नीलमा को खबर हो चुकी होगी। अब वो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेगी। आप उसे कह सकते हैं कि मैंने पालपोर्ट को गोली मारी है। ऐसे जलील कमीने के हाथों जिल्लत उठाने से बेहतर है कि मैं नीलमा से सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। एक हाकिम ने हैरानी से कहा, ताज्जुब है कि ऐसे वक्त तो कोई भी अमरीकी टेलीपैथी जानने वाला हम में से किसी को मुखातिब नहीं कर रहा है। इससे ज़ाहिर होता है कि यहाँ कोई हमारे दिमागों में नहीं है। उन्होंने टेलीफोन के ज़रिए अमरीकी अकाबरीन से रब्ता किया। फिर उन्हें बताया कि पालपोर्ट किस तरह उन सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। उसने इस कदर गुस्सा दिलाया था कि एक फौजी अफसर ने उसे गोली मार दी है। पालपोर्ट हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब नीलमा का खतरा सर पर मंडला रहा है। वहाँ से कहा गया, तुम्हारे आर्मी अफसर को इस कदर गुस्से में आकर गोली नहीं चलानी चाहिए थी
क्या हमारे किसी टेलीपैथी जानने वाले ने उसके दिमाग में रहते हुए उसे ऐसा करने से नहीं रोका? आपका कोई टेलीपैथी जानने वाला हम में से किसी के दिमाग में नहीं है। ताज्जुब से कहा गया, ये क्या कह रहे हो? हमने एक नहीं 3 टेलीपैथी जानने वालों से कहा था कि पालपोर्ट आपकी तरफ आ रहे, लिहाजा ऐसे वक्त उन तीनों को आप तमाम अकाबरीन के दिमागों में होना चाहिए। आपके अहकामात के बावजूद यहाँ कोई नहीं है, आप उन तीनों को तलब करके पूछ सकती हैं। अच्छी बात है, हम अभी मालूम करते हैं कि वो तीनों वहाँ क्यों नहीं और कहाँ मसरूफ़ हैं। अमरीकी अकाबरीन में से एक हाकिम ने राब्ता किया, रिसीवर रखा, फिर दूसरे अकाबरीन से कहा, आप लोगों ने वाइड स्पीकर के ज़रिए वहाँ की तमाम बातें सुनी हैं, अब आप ही फरमाएं, ये हमारे 3 टेलीपैथी जानने वाले वहाँ क्यों नहीं गए, आखिर कहाँ मसरूफ़ हैं? वहाँ जितने अकाबरीन बैठे हुए थे उनमें से 3 ऐसे थे जो ट्रांसफार्मर मशीन के सिलसिले में राजदार थे और उन्होंने बाकी दूसरे अकाबरीन को इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया था और वो तीनों टेलीपैथी जानते थे। उन्हें यह मालूम था कि वो तीनों टेलीपैथी जानने वाले कहाँ मसरूफ़ हैं। उनमें से एक ने बातें बनाते हुए कहा, लेजी गार्ड मेरे दिमाग में बोल रहा है कि चीन के मामला थाईलैंड से ज़्यादा अहम है, लिहाजा वो अचानक उधर मसरूफ़ हो गए हैं। बाद में अपनी मसरूफियात के बारे में बताएंगे। कैनीबॉल, लेजी गार्ड और डैनी ख्याल ख्वानी के जरिए अपने उन सुराग रसानों के दिमागों में थे जो बर्फ़पोश पहाड़ों में आफरीदी तक पहुंचकर माइक्रोफिल्म हासिल करने की कोशिशों में थे। 3J ने यह जिम्मेदारी ली थी कि जब पालपोर्ट आला हाकिम की रिहाइशगाह में आएगा तो वो वहाँ उन अकाबरीन के और आला हुक्काम के दिमागों में मौजूद रहेंगे। लेकिन अचानक ये हालात ने ऐसा पलटा खाया था कि वह तीनों थाईलैंड के किसी भी हाकिम या आला अफसर के दिमाग में ना जा सके। ट्रांसफार्मर मशीन के जितने राजदार टेलीपैथी जानने वाले थे उन्हें खबर मिली कि जैकी हंटर की बीवी ने फ़ोन के जरिए आर्मी हेडक्वार्टर के एक आला अफसर से रब्ता किया था और ये तशवीश जाहिर की थी कि उसका शौहर गायब है। ये मालूम होते ही तमाम टेलीपैथी जानने वाले जैकी हंटर की बीवी के दिमाग में पहुंच गए थे और उसके ख्यालात पढ़कर मालूम कर रहे थे। जैकी हंटर ट्रांसफार्मर मशीन के पास आया था। उस वक्त उसकी तबीयत नासाज थी, वो बार बार टॉयलेट जा रहा था, फिर किसी हद तक तबीयत संभलने के बाद वो बिस्तर पर सो गया था। लेकिन सुबह उठकर पता चला कि वो बीवी बच्चों से कुछ कहे सुने बगैर बंगले के बाहर गया था। उसने सिक्योरिटी गार्ड्स में से भी किसी को साथ नहीं लिया और तनहा कार ड्राइव करता हुआ चला गया। इसके बाद अब तक वापस नहीं आया है। सुबह से शाम हो चुकी है, उसने फ़ोन के ज़रिए भी ये नहीं बताया है कि कहाँ मसरूफ़ है। उन सब ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ें की, उसके दिमाग में पहुंचना चाहा लेकिन ख्याल ख्वानी की लहरें वहां तक ना पहुंच सकीं। इससे यह समझ में आ गया कि किसी ने तनवीमी अमल के ज़रिए उसके लबो लहजे को बदल दिया है और ये बात उन सब के लिए बहुत ही तशवीशनाक थी। अगर वो कहीं अपनी मर्ज़ी से चला जाता, कहीं गुम हो जाता, किसी हादसे का शिकार हो जाता, कहीं मर जाता तो इत्मीनान होता। अब तो ये सोचकर इत्मीनान गारत हो गया था कि किसी ने उसे ट्रैप किया है, उस पर तनवीमी अमल किया है, उसके लबो लहजे को बदलकर उसके दिमाग को मुकफ्फल कर दिया है। अब ट्रांसफार्मर मशीन के जितने टेलीपैथी जानने वाले राजदार थे वो अपने उस साथी जैकी हंटर तक नहीं पहुंच सकते थे। सबसे ज़्यादा तशवीश की बात यह थी कि ट्रांसफार्मर मशीन का राज खुल गया था। जिसने भी उसे ट्रैप किया था और उस पर तनवीमी अमल किया था उसे मालूम हो चुका होगा कि 12 अमरीकियों ने बड़ी राजदारी से एक नई ट्रांसफार्मर मशीन तैयार कराई है और उसे एक खुफिया अड्डे में छुपा कर रखा है। वो सभी उस ट्रांसफार्मर मशीन को वहाँ से किसी दूसरे खुफिया अड्डे में मुंतकिल करने की तैयारी करने लगे। इस मशीन को तैयार करने वाले 2 माहिर थे, जिनमें से एक वाइज मैन था। जैकी हंटर को अगवा किया जा चुका था, अब वाइज मैन ही सिर्फ एक राजदार बाकी रह गया था। वह दूसरे राजदार साथियों के साथ इस मशीन के एक एक हिस्से को खोलकर लकड़ी की मजबूत पेटियों में पैक करने लगा। अब वही एक माहिर उनके पास रह गया था जो इस मशीन को खोल सकता था और दोबारा इसे जोड़ सकता था। 3J ने कैनीबॉल, लेजी गार्ड और डैनी से कहा, तुम तीनों अमेरिका में हो, लिहाजा दिमागी तौर पर वहीं हाजिर हो और ट्रांसफार्मर मशीन को दूसरी जगह मुंतकिल करने की जल्द अज जल्द कोशिश करो। हम 3J इन बर्फ़पोश पहाड़ियों में अपने सुराग रसानों के साथ उस माइक्रोफिल्म को हासिल करने की कोशिशें करते रहेंगे। इस ट्रांसफार्मर मशीन के पहले 12 राजदार थे। अब जैकी हंटर कम हो गया था, उनकी तादाद 11 रह गई। वो 11 में से 3 टेलीपैथी जानने वाले यानी 3J बाकी 8 टेलीपैथी जानने वालों से दरे पर्दा अलग थे। उन्होंने उन सब पर तनवीमी अमल किया हुआ था और उन सबको अपना फर्मा बरदार बना रखा था। 3J ने बर्फ़पोश पहाड़ियों की तरफ जाने से पहले आपस में मशवरे किए। वह तीनों हम मजाज और हम ख्याल थे। किसी भी मामले में किसी भी एहसास से कमतरी के बगैर एक दूसरे के सामने झुक जाते और एक दूसरे की बातें तस्लीम किया करते। अब ज़रा एक मसला पैदा हो गया था। वे एक दूसरे से सलाह मशवरे करते तो ऐसे वक्त जे सामू अपने पूरे होशो वास में नहीं रहता था। जब से उसकी मोना उसे जुदा हो गई थी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि गायब हुई थी, तब से वो ज़हनी तौर पर उलझा रहता, सोचता रहता, अपने साथियों से कहता रहता कि वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। जो मुखालिफ टेलीपैथी जाने वाला पिछले दिनों से ट्रैप करता रहा था, उसने उसे कहाँ ले जाकर रखा होगा और उसके साथ क्या सलूक करा होगा। जे सामू के बारे में ज़रूरी तफसीलात आगे बयान की जाएंगी। फ़िलहाल वो ख्याल ख्वानी नहीं कर रहा था। जे काफू और जे फ्लो ने उसे आराम करने को कहा था। वो दोनों खुद ही मशवरे करते और ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ रहकर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहते
उस वक्त भी जेफ्लो ने कहा, यार काफू, तुम्हारा क्या ख्याल है? किसने जैकी हंटर को अगवा किया होगा? और जिसने भी किया होगा क्या सोचकर किया होगा? क्या उसे मालूम हो गया था कि उसने हमारे लिए ट्रांसफार्मर मशीन तैयार की है? ये वाकई बहुत गहरी और ना समझ में आने वाली बात है कि किसी को कैसे मालूम हो गया। एक ही बात समझ में आती है कि उसकी बीवी और बच्चों के जरिए किसी ने मालूमात हासिल की हैं। हम उसके बीवी और बच्चों के दिमाग को टटोल कर मालूमात हासिल करने की कोशिशें करेंगे। लेकिन अभी यह समझना चाहिए कि जिसने भी हमारी ट्रांसफार्मर मशीन के बारे में मालूम किया है वो आइंदा ये भी मालूम कर सकता है कि हम उसे किसी दूसरे अड्डे में कहाँ छुपा रहे हैं। वो इस मशीन को तबाह कर सकता है। ऐसा मुमकिन है। दुश्मन सब कुछ कर सकता है। उसके सब कुछ करने से पहले हमें ट्रांसफार्मर मशीन से ज़्यादा फ़ायदा उठा लेना चाहिए। वो कैसे? अभी 5 काबरीन, एक वाइजमैन और 2 टेलीपैथी जाने वाले लेजी गार्ड और कैनिबाल हमारे महकूम हैं, यानी 8 टेलीपैथी जाने वाले हमारे ज़ेर असर हैं और हम उन्हें अपने साथ ज़ेर असर रखने की कोशिशें करते रहेंगे। उनके अलावा भी हमारे पास टेलीपैथी जाने वालों की एक मजबूत टीम होनी चाहिए। पता नहीं किस वक्त वो मशीन किसी गहरी साजिश के तहत नाकारा बना दी जाए। हमने दिन रात की मेहनत से उसे तैयार कराया है। हमारी सारी मेहनत रायगां जाएगी। तुम बड़ी दानिशमंदी से सोच रहे हो। अब हमें पहली फुर्सत में अपने ज़ेर असर टेलीपैथी जाने वालों की तादाद बढ़ाते रहना चाहिए। बर्फ़पोश पहाड़ियों में 6 अमरीकी सुरागरसां थे, जिनमें से 1 हलाक हो चुका है। वहाँ 5 रह गए हैं। अगर तुम तनहा उनके दिमागों में जाते रहो और उनकी मदद करते रहो तो मैं फारिग रहकर ऐसे ज़हीन, बासलाहियत और सेहतमंद अफराद का इंतखाब करता हूँ जिन्हें हम टेलीपैथी सिखाकर अपने ज़ेर असर बना कर रख सकें। वो माइक्रोफिल्म अमरीकी अकाबरीन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। हमारे लिए इस वक्त ट्रांसफार्मर मशीन से ज़्यादा अहम चीज़ कोई नहीं है। लिहाजा तुम फारिग रहकर बेहतरीन अफराद का इंतखाब करो। मैं उन 5 सुरागरसानों के दिमागों में बारी बारी जाता रहूँगा और उनकी मदद करता रहूँगा। वैसे जे सामो बिल्कुल ही गायब दिमाग नहीं रहता है और हमेशा ज़हनी तौर पर उलझा नहीं रहता है। मैं उसे समझाता हूँ और अपने साथ ख्याल खुआने के लिए राज़ी करता हूँ। वो मेरे साथ उन बर्फ़पोश पहाड़ियों में जाएगा। इस फैसले के मुताबिक जेफ्लो ख्याल खुआने के जरिए ऐसे ज़हीन, सेहतमंद और बासलाहियत अफराद को ट्रैप करने चला गया जो आइंदा उनके लिए वफादार टेलीपैथी जानने वाले साबित हो सकते थे। जेफ्लो ने ख्याल खुआनी के जरिए जे सामू के पास आकर कहा, यार सामू, हमें तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। सामू ने कहा, ये गैरों की तरह मुझसे ताउन क्यों चाहते हो? क्या ये समझ रहे हो कि मैं तुम दोनों से दूर हो रहा हूँ या हो चुका हूँ? ऐसी बात नहीं है। तुम मोना की वजह से ज़हनी तौर पर बहुत उलझे रहते हो। किसी अहम मामले में हमारे साथ ख्याल खुआनी करोगे तो ज़हनी उलझनों के बायस कोई गड़बड़ हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल हूँ। ठीक है कि मोना की खातिर परेशान रहता हूँ, उसके बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन जब ख्याल खुआनी में मसरूफ़ रहूँगा तो उस वक्त तक मोना के ख्यालों से दूर रहूँगा। मैं यही चाहता हूँ। फिर आओ मेरे साथ बर्फ़पोश पहाड़ियों की तरफ चलो। वहाँ 5 अमरीकी सुरागरसां हैं। वो दलेर अफरीदी से माइक्रोफिल्म हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं। हमें उनकी मदद करना चाहिए। जे सामू ख्याल खुआनी के जरिए अपने साथी जेफ्लो के दिमाग में रहकर उन 5 सुरागरसानों के दिमागों में पहुँचने लगा। उन दिनों जे सामू के साथ ये मसला था कि पहले की तरह खाता पीता नहीं था। खाने के दौरान मैं मोना के बारे में सोचता तो खाना छोड़ देता। सोने का मौका मिले तो कोई भी टेलीपैथी जाने वाला दिमाग को हदायत देकर सो जाता है, ख्वाह कैसी ही परेशानी हो। दिमाग को हदायत देने के बाद वो परेशानियां दूर हो जाती हैं और वक्ती तौर पर 4-6 घंटे की नींद आ जाती है। जे सामू को भी यही करना चाहिए था, लेकिन सोने का मौका मिलता तो अपने दिमाग को हदायत नहीं देता था, बल्कि मोना के ख्याल में डूबा रहता था और उसके बारे में तरह तरह से सोचता रहता। जे काफू और जेफ्लो ने उसे कहा था, जब तुम मामूल के मुताबिक खाते पीते नहीं हो, सोते जागते नहीं हो, तो तुम्हें जिम्मेदार मामलात में ख्याल खुआनी नहीं करनी चाहिए। कुछ दिनों तक आराम करना चाहिए। जे सामू ने कहा, मैं अहम मामलात में ख्याल खुआनी कर सकता हूँ क्योंकि अब नॉर्मल नहीं हूँ। पूरे होश हवास में रहकर अपने फ़राइज़ अदा कर सकता हूँ। जेफ्लो ने कहा, सामू, तुम खुद अपनी हालत समझ नहीं पा रहे हो। हम तुम्हें देखते हैं, तुम्हारे दिमाग में आकर तुम्हारे हालात मालूम करते हैं और अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। यार, मेरे लिए कब तक अफसोस करोगे? मोना तो मुझे ज़िंदगी भर का गम दे गई है। ऐसी बात ना करो। मुझे देखो, मैंने रीटा की अब्दी जुदाई को कैसे बर्दाश्त किया। मैं भी उसे दिलो जान से चाहता था, उसका दीवाना था, मगर अब मुझे सब्र आ गया है। तुम्हारे और मेरे मामलात में बड़ा फ़र्क है। तुम्हें इसलिए सब्र आ गया कि रीटा अब इस दुनिया में नहीं रही। कानून कुदरत के मुताबिक ये तय है कि अब वो इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन मेरी मोना इस दुनिया में मौजूद है, जिंदा है। सलामत है या नहीं, ये फ़िक्र मुझे खाई जाती है। मैं टेलीपैथी की सलाहियत रखते हुए भी उसके किसी काम ना आ सका और ना ही अब उसके किसी काम आ सकता हूँ। उसका कोई पता ठिकाना मालूम ही नहीं हो रहा। जे काफू ने कहा, अभी तुमने ये कहा कि मोना तुम्हें ज़िंदगी भर का गम दे गई है। पहले हम तीनों के दरमियान ऐसा कोई गम या इश्क का रोग नहीं था। हम ठोस हक़ाइक़ की बुनियादों पर सोचते थे, फैसले करते थे और कामयाबी से ज़िंदगी गुजारते थे। अभी हम कामयाब हैं, लेकिन आइंदा कामयाबी की ज़मानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि अब तक हम सिर्फ 3 थे। 3 के अलावा किसी चौथे को हमने अपने दरमियान नहीं आने दिया। लेकिन एक चौथी मोना लापता होने के बावजूद तुम्हारे हवास पर छाई रहेगी। तुम ही अकल से जवाब दो, क्या तुमने खुद को मोना की खातिर हमसे अलग किया है या नहीं? मेरे अलग होने से तुम लोगों को क्या नुकसान पहुंच रहा है?
तुम्हारी गायब दिमागी, तुम्हारी ज़हनी उलझन किसी वक्त भी दुश्मन को तुम्हारे दिमाग में आने का मौका दे सकती है। क्या इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? जे फ्लो ने कहा, यह तो हमारी दानिशमंदी है कि हम शुरू से दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे से लग रहकर ख्याल ख्वानी के जरिए रब्ता रखते हैं। अगर तुम हमारे साथ रहते तो अब तक दुश्मन तुम्हारे जरिए हमारे दिमागों तक भी पहुंच चुके होते। तुम ये कहना चाहते हो कि दुश्मन मेरे दिमाग तक पहुंचे हुए हैं और तुम दोनों तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें इस हद तक यकीन है कि कोई दुश्मन तुम्हारे दिमाग में पहुंचा हुआ नहीं है, लेकिन हम ये नहीं समझ सकते कि दुश्मन चालाकी से दूर ही दूर रहकर तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं और इस ताक में है कि हम कभी किसी ज़रूरत से एक जगह मुलाकात करने के लिए जमा हों तो वह हम पर हमला करें। जे फ्लो ने कहा, हमें लाइल्मी में नुकसान उठाने से पहले इन पहलुओं पर अच्छी तरह गौर करना चाहिए। हम पहले जिस तरह दानिशमंदाना तरीक़ों पर अमल करते हुए दुश्मनों से महफूज रहते आए हैं, उन्हीं तरीक़ों पर हमें अमल करना चाहिए। तीनों दोस्त एक तवील अरसे से एक दूसरे की बातें समझते आए थे और एक दूसरे की बातें मानते आए थे। इसी तरह जे सामू को जब समझाया जाता तो वो उनकी बातें मान लेता, लेकिन फिर मोना का ख्याल उसके दिल और दिमाग पर गालिब आ जाता। औरत का जादू जब सर चढ़कर बोलता है तो फिर उस दीवाने का कोई इलाज नहीं रह जाता। जे काफू जिद का पक्का था। उसने तय कर लिया था कि अपने दोस्त के दिमाग से मोना की तलब को ख़त्म करके रहेगा। उसने 2 दिन पहले एक खूबसूरत लड़की देखी थी। वो हुस्न जमाल में मोना से किसी तरह कम नहीं थी, अपने अंदर बड़ी कशिश रखती थी। जे काफू ने उसे ट्रैप किया। एक रात पहले उसकी नींद के दौरान उस पर तनवीमी अमल किया। उसके ख्वाब में सामू का नाक नक्शा पैदा किया था। उसके दिमाग में ये बात नक्श की थी कि ये आइडियल उसे मिलने वाला है। जब भी वो सामने आएगा तो वो उसे बड़ी मोहब्बत से अपनी तरफ माइल करेगी। वो तीनों दोस्त हर इतवार को इबादत के लिए चर्च जाया करते। एक दूसरे से दूर रहने के बाद एक चर्च ऐसी जगह थी जहाँ वो एक दूसरे के करीब आकर बैठ जाते थे। लेकिन जब मोना के जाने के बाद सामू ज़हनी इंतशार में मुब्तला हुआ, तब से जे काफू और जे फ्लो दूसरे चर्च में जाने लगे थे। पहले चर्च में सामू बदस्तूर जाता रहता। जे काफू ने जिस लड़की को ट्रैप किया था उसका मुख्तसर सा नाम बीनी था। उसने बीनी के दिमाग में ये बात भी नक्श की थी कि वो अगले इतवार उसी चर्च में इबादत के लिए जाएगी तो वहाँ उसे उसका आइडियल ज़रूर मिलेगा। जे काफू ने अपने दीवाने साथी के इलाज के लिए एक नुस्खा लिख दिया था। इस नुस्खे के मुताबिक अगले इतवार को चर्च में उसके लिए दवा पहुंचने वाली था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। बॉबी स्मिथ आ गया और अपने साथ जैकी हंटर को ले आया। एल्पा को जैकी हंटर का ही इंतज़ार था। वही ट्रांसफार्मर मशीन जैसा शाहकार तैयार कर सकता था। वो दोनों जहाज़ से उतरकर इमिग्रेशन काउंटर से गुजरकर अपना मुख्तसर सा सामान लेकर विजिटर्स लॉबी में आए। वहाँ एल्पा मौजूद थी। वो दोनों उसे नहीं पहचानते थे। उसे तो कोई भी चेहरे से नहीं पहचानता था। वो कभी किसी के रूबरू नहीं आती थी और आती भी थी तो इस तरह के कोई उसे पहचान ना सके। आइंदा और एक बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए जैकी हंटर इस कदर अहम था कि एल्पा खुद उसे लेने एयरपोर्ट आई थी। वो बॉबी को चेहरे से पहचानती थी। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए उसे कहा था, मेरी एक ख़ास मातियत तुम्हें और जैकी हंटर को रिसीव करने आएगी। तुम दोनों उसके साथ हैफा के एक बंगले में जाओगे। ऐसे वक्त मैं तुम्हारे दिमाग में मौजूद रहूँगी। बॉबी ने विजिटर्स लॉबी में पहुंचकर कहा, मैडम हम यहाँ आ गए हैं। अब आपकी खास मातियत को किस तरह पहचानेंगे? तुम्हें पहचानने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद तुम्हारी तरफ आ रही है। चंद सेकंड के बाद ही बॉबी ने देखा एक हसीन औरत मुसाफिरों की भीड़ से गुजरती हुई आ रही थी। फिर उसके सामने पहुंचकर रुक गई। मुस्कुराते हुए अपना हाथ मुसाफिर के लिए बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मेज़बान हूँ। फिर उसने ख्याल ख्वानी के जरिए उसके दिमाग में कहा, यही मेरी खास मातियत है, इसे मुसाफिया करो और इसके साथ जाओ। बॉबी ने उसे मुसाफिया किया। फिर उसे कहा, ये है मिस्टर हंटर। एल्पा ने जैकी हंटर से मुसाफिया करते हुए कहा, मिस्टर हंटर तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। ये मुल्क, ये शहर तुम्हारे लिए अनजान है, लेकिन हम तुम्हारे लिए अनजाने और अजनबी नहीं रहेंगे। तुम यहाँ हमारे साथ खूब इंजॉय करोगे। कम ऑन, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो दोनों उसके साथ चलते हुए एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आए। एल्पा ने ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, बॉबी अभी मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं रहूँगी, जैकी हंटर के अंदर मौजूद रहूँगी। अगरचे ये मेरा मामूल है, इसके बावजूद दिल नहीं मानता। दिमाग यही कहता है कि मुझे इसके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी किसी गलती के बायस मेरे तनवीमी अमल से निजात हासिल कर ले, या कोई दुश्मन अचानक ही किसी हिकमत अमली से इसका सुराग लगाकर इसे हमसे छीन कर ले जाए। ठीक है मैडम, मशीन के तैयार होने तक आप दिन रात इसके दिमाग में रहा करें। आप ज़रूरत के वक्त मुझे मुखातिब कर लिया करें। वो दोनों कार की पिछली सीट पर बैठ गए। एल्पा ने स्टीयरिंग सीट पर बैठकर इसे स्टार्ट किया। फिर ड्राइव करती हुई तेलबैब के मुल्हिका शहर हैफा की तरफ जाने लगी। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए जैकब रॉबिन से पूछा, क्या कर रहे हो? मैडम आपका इंतज़ार करूं। क्या तुमने मेरे हुक्म के मुताबिक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं? यस मैडम, तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आपके आते ही मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। एल्पा ने उसे कहा था कि उसके साथ 2 अजनबी आएंगे। वो दोनों उसके लिए बहुत अहम है, लिहाजा उनके दिमागों में भी ऐसी एक कील पैवस्त की जाए जिसके नतीजे में उनके दिमाग बज़ाहिर मुर्दा हो जाएं और कोई टेलीपैथी जाने वाला कभी उनके दिमागों तक ना पहुंच पाए। जिस तरह वो एक कील के जरिए महफूज रहती थी, कभी कोई टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग तक नहीं पहुंच पाता था। इसी तरह वो चाहती थी कि जैकी हंटर और बॉबी स्मिथ के दिमागों में भी
कभी कोई टेलीपैथी जानने वाला ना पहुंच पाए। जैकी हंटर पर ऐसी जादुई कील का अमल बेहद लाजमी था। उसका दिमाग बज़ाहिर मुर्दा हो जाता तो फिर दोस्त या दुश्मन, कोई टेलीपैथी जानने वाला कभी ये मालूम ना कर पाता कि जैकी हंटर कहाँ है और किसके लिए एक मशीन तैयार कर रहे। वो बॉबी स्मिथ के लिए भी ऐसा ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहती थी। उसके फैसले के मुताबिक बॉबी आइंदा उसका लाइफ पार्टनर बनकर रहने वाला था। वो बहुत ज़हीन था और बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने की सलाहियत रखता था। एल्पा को एक ऐसे ही जवान मर्द का सहारा चाहिए था। जैकी हंटर और बॉबी स्मिथ के दिमागों में ऐसी एक कील पैवस्त करने के बाद उसने जेकब रॉबिन से दूसरी एक कील पैवस्त करने के सिलसिले में हुक्म दिया था। उससे दूसरी कील की जादुई खासियत ये थी कि एल्पा के नाम से जिसके भी दिमाग में पैवस्त की जाती वो ताहियात एल्पा का गुलाम बनकर रहता और उस पर कभी तनवीमी अमल करने की ज़रूरत पेश ना आती। जेकब रॉबिन अपने बंगले से निकलकर दूसरे बहुत बड़े बंगले में आ गया था। वो भी एल्पा का एक खुफिया बंगला था जिसके बारे में वहाँ के अकाबरीन भी नहीं जानते थे। इस बंगले में 4 बेडरूम और बड़े हॉलनुमा ड्राइंग और डाइनिंग रूम थे। इस बंगले के ऊपरी हिस्से में एल्पा का एक बहुत बड़ा शाहाना बेडरूम था। टीवी लाउंज और स्टडी रूम वगैरह भी थे। एक दूर उफ्ताद आखिरी कमरे में एल्पा ने जेकब रॉबिन को इजाज़त दी थी कि वो वहाँ अपने काले जादू का तमाम सामान लाकर रहे और वहीं उसके हुक्म के मुताबिक काला अमल करता रहे। एल्पा वहाँ पहुँच गई। जैकी हंटर और बॉबी स्मिथ को साथ लेकर जेकब रॉबिन के कमरे में आई। वो अपनी मतलूबा मंजिल तक पहुंचने के लिए एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करना चाहती थी। उसने जेकब रॉबिन से कहा, ये मिस्टर जैकी हंटर हैं, पहले इन पर अमल करो। जेकब रॉबिन ने कहा, मिस्टर हंटर यहाँ तशरीफ़ लाएं और इस स्ट्रेचर ट्रॉली बेड पर आराम से चारों शाने चित लेट जाएं। एल्पा जैकी हंटर के दिमाग में थी, वो इनकार नहीं कर सकता था। एल्पा की मर्जी के मुताबिक उस स्ट्रेचर ट्रॉली बेड पर जाकर आराम से चारों शाने चित लेट गया। बॉबी स्मिथ एल्पा के साथ ज़रा दूर जाकर एक डबल सोफे पर बैठ गया और जेकब रॉबिन के काले अमल को बड़ी तवज्जो से देखने लगा। बहुत पहले ऐसा अमल एल्पा पर किया गया था। एक मुहाफिज कील उसके सर में दिमाग की जगह पैवस्त की गई। इस मुहाफिज कील के बायस बज़ाहिर उसका दिमाग मुर्दा हो गया। नारंग जैसा दुश्मन ख्याल ख्वानी के जरिए उसको तलाश करता रहा, फिर इस फ्रेम में आ गया कि वो मर चुकी है। जेकब रॉबिन अपने काले अमल में मसरूफ़ था। जैकी हंटर बिस्तर पर लेटने के बाद आंखें बंद करके ऐसे गाफिल हो गया था जैसे गहरी नींद में डूब गया हो या बेहोश हो गया हो। काले अमल के दौरान में खामोशी ज़रूरी थी क्योंकि वो ज़ेर लब मंतर पढ़ता जा रहा था। एल्पा ने ख्याल ख्वानी के जरिए बॉबी को बताया कि वो क्या कर रहा है और उसके साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है। बॉबी ने सोच के जरिए हैरानी से पूछा, मैडम क्या आपके सर में भी ऐसी कोई कील पैवस्त की गई है? हाँ, ये बहुत बाकमाल विच डॉक्टर है। मेरे सर में जो कील पैवस्त की गई है उसके नतीजे में कोई दुश्मन मेरे करीब नहीं आता है। ख्याल ख्वानी की तमाम लहरें भटक कर इधर उधर चली जाती हैं। फिर तो आप जैकी हंटर के दिमाग को बज़ाहिर मुर्दा बनाकर बड़ी दानिशमंदी का सबूत दे रही हैं। हमारी ट्रांसफार्मर मशीन तैयार होती रहेगी तो कोई ज़बरदस्त दुश्मन भी इसके दिमाग में नहीं पहुंच पाएगा और किसी रुकावट के बगैर आपकी मशीन तैयार हो जाएगी। यही सोचकर मैं ऐसा कर रही हूँ। इसके बाद तुम पर भी यही अमल किया जाएगा क्योंकि तुम मेरे ख़ास मातियत, मेरे पर्सनल सेक्रेटरी बनकर रहा करोगे। लिहाजा तुम्हें भी दुश्मनों से महफूज रखना मेरा सबसे पहला फ़र्ज़ है। तुम महफूज रहोगे तो मैं भी महफूज रहूँगी। मैडम, ये आपकी मेहरबानी है। आप मुझ पर बहुत एतमाद कर रही हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि मैं किस तरह आजमाइशी मरहले में आपका एतमाद बरकरार रखूँगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद जेकब रॉबिन ने एल्पा के सामने आकर अदब से कहा, मिस, आप मैडम से कह दें कि मुहाफिज कील का अमल मुकम्मल कर चुका हूँ। एल्पा ने कहा, मैडम को कहने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग में मौजूद हैं। तुम सोच के ज़रिए गुफ्तगू करो। ये कहते ही वो उसके दिमाग में पहुंचकर बोली, बॉबी स्मिथ के सामने ज़ुबान से कुछ ना बोलो। आप बताओ क्या कहना चाहते हो? मैडम, दूसरी कील आपके नाम से जैकी हंटर के सर में पैवस्त की जाएगी। अमल के दौरान आपको वो कील एक चुटकी में पकड़कर इसके सरहाने खड़े रहना होगा। ठीक है, मैं अभी बॉबी को दूसरे कमरे में भेज रही हूँ। ये कहकर वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर बॉबी से बोली, बॉबी, मैडम कह रही हैं तुम उनकी ख्वाबगाह में जाकर आराम करो, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें यहाँ बुलाएंगी। वो उठकर खड़ा हो गया, फिर वहाँ से जाने लगा। एल्पा ने उसके दिमाग में आकर कहा, बॉबी कुछ माइंड ना करना। वो विच डॉक्टर जेकब रॉबिन कह रहे कि वहाँ किसी भी गैर ज़रूरी फ़र्द को मौजूद नहीं रहना चाहिए। मैडम, आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं भला क्यों माइंड करूँगा। मैं आपकी ख्वाबगाह में आराम करने जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद एल्पा ने दरवाजे को अंदर से बंद किया। फिर जेकब रॉबिन से कहा, मैं एल्पा हूँ और मैं ही जैकी हंटर के सरहाने उस कील को पकड़कर खड़ी रहूँगी, तुम अमल कर सकते हो। जेकब रॉबिन फ़ौरन उसके सामने घुटने टेक कर अपना सर झुकाकर बोला, मैडम, मुझे मालूम होता कि आप ही मेरी मैडम है तो मैं पहले आपके सामने झुक जाता। ठीक है, ज़्यादा फर्मा बरदारी ना दिखाओ, पहले काम करो। वो उठकर एक छोटा सा मंत्र पढ़कर सुनाते हुए बोला, आप इसे मेरे साथ पढ़ती रहें और इसे याद कर लें। जब आप ये मंत्र पढ़ती रहेंगी तो मैं एक दूसरा मंत्र पढ़ता रहूँगा। जब तक मैं ना कहूँ आप इसे ज़ेरे लब पढ़ती रहेंगी। वो पढ़ने लगा। एल्पा भी उसके साथ पढ़ने लगी। इस मुख्तसर से मंत्र को याद करने लगी। फिर वो 10 मिनट के बाद बोली, ये मुझे अच्छी तरह याद हो गया है, मैं पढ़कर सुना रही हूँ, तुम सुनो। वो खामोशी से सर झुकाकर सुनने लगा।
एल्पा ने उसे एक बार, 2 बार और फिर तीसरी बार सुनाया तो वह उस बात में सर हिलाकर बोला, ठीक है मैडम, आपको याद हो चुका है। आप अमल के दौरान भी अच्छी तरह याद रखें कि इस अमल के पढ़ते वक्त कोई गलती ना हो। अगर गलती हो तो फ़ौरन ही आप मुझे बता दें। इस तरह मैं आपकी गलती पहले दुरुस्त करूँगा, इसके बाद इब्तदा से अमल शुरू करूँगा। वह दोनों इस काले अमल में मसरूफ़ हो गए, जिसके नतीजे में जैकी हंटर उस वक्त तक एल्पा का गुलाम बना रहता जब तक वह दूसरी कील उसके सर में पैवस्त रहती। अगर वह कील ताहयात उसके सर में रहती तो वह अपनी आखिरी सांस तक उसका गुलाम बना रहता। बॉबी स्मिथ एल्पा के बेडरूम में था और चारों तरफ घूम घूम कर इस शाहाना तर्ज की आराइश को देख रहा था। देखने से अंदाज़ा होता था कि इस ख्वाबगाह की आराइश में लाखों डॉलर खर्च किए गए हैं। इस वसी और इस ख्वाबगाह को इस कदर खूबसूरत बनाया गया था कि वहाँ पहुँचते ही रंगीन और संगीन ख्वाब अंगड़ाइयाँ लेने लगते। बॉबी इस ख्वाबगाह को चारों तरफ घूम घूम कर इस तरह देख रहा था जैसे उसकी आंखों में ख्वाब उतरे हों। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एल्पा के नरम मुलायम बेड की तरफ आया, फिर इस बेड पर झुककर आहिस्ता आहिस्ता अपनी हथेली फेरने लगा। वो बिस्तर पर आया था, उसे बिस्तर पर ही रहना था, लेकिन वह डूबने लगा। ऐसे वक्त उसे बेख्तियार डायना याद आई। ये महसूस होने लगा जैसे वह डायना के फैले हुए वजूद में जज्ब होता जा रहा हो। जब एल्पा ने ख्याल ख्वानी के जरिए मालूमात हासिल की थी तब बॉबी के ख्यालात ने बताया था कि वह डायना का दीवाना नहीं है, बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए, मतलब निकालने के लिए इश्क कर रहा है। इंसान खुद नहीं जानता कि उसके तातल शऊर में कौन सी बात छुपी हुई है। बॉबी भी नहीं जानता था कि डायना उसके अंदर बहुत गहराई में उतरी हुई है। कभी ऐसे जज्बाती लम्हात आते हैं जब अंदर का छुपा हुआ जज्बा अचानक ही उभर कर बाहर आ जाता है। किसी चीज़ को गैर अहम समझ कर छोड़ा हो तो आगे जाकर अचानक ही शिद्दत से एहसास होता है कि पीछे अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम पूंजी छोड़ा है। जेकब रॉबिन अपना जादुई अमल कर चुका था। उसने कहा, मैडम अभी से 2 घंटे तक सोते रहना चाहिए। जब ये बेदार होगा तो सर से पाँव तक आपका गुलाम बन चुका होगा और इसका दिमाग भी ऐसा मुकफ्फल हो जाएगा कि दुनिया का कोई भी टेलीपैथी जाने वाला इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। मैं जानती हूँ तुम बहुत बाकमाल हो, तुम्हारा अमल कामयाब रहेगा। अब 2 घंटे बाद इसके नताइज सामने आ जाएंगे। वो दोनों हाथ सीने पर बांध कर झुक कर बोला, आप मेरी सलाहियतों की और मेरे कमाल की तारीफ करती हैं तो मुझे अपनी मेहनत का सिला मिल जाता है। ज़्यादा बातें ना बनाओ, अब बॉबी पर अमल करने की तैयारी करो। उसके लिए भी तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि 2 घंटे का वक्फा करें। काले अमल के दौरान में मैं अंदर ही अंदर दिमागी तकलीफ़ में मुब्तला रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2 घंटे तक मेरे दिमाग को कुछ सुकून मिले। अच्छा, 2 घंटे बाद ही सही, तुम यहाँ आराम करो, मैं फिर आऊँगी। वो उस कमरे से निकलते हुए ख्याल खोने के जरिए बॉबी के दिमाग में पहुंची। उस वक्त बॉबी उसके बिस्तर पर औंधा पड़ा, चारों हाथ पांव फैलाए डायना के बारे में सोच रहा था। वह ठिठक गई, अपनी ख्वाबगाह में दाखिल होने से पहले रुक गई। उसके ख्यालात पढ़ते हुए ताज्जुब से सोचने लगी, मैंने इसके 4 ख्यालात पढ़े थे, इस पर तनवीर में अमल किया था, फिर इसके अंदर की ये डायना वाली बात मुझे मालूम क्यों नहीं हुई। उसकी समझ में यही बात आई कि बाज़ बातें इंसान अपने बारे में भी समझ नहीं पाता, वो उसके अंदर इतनी गहराइयों में छुपी होती हैं कि 4 ख्यालात के खाने में भी नहीं आती। ऐसी बातें अचानक ही किसी खास मौके पर ज़ाहिर होती हैं। इस तरह बॉबी की तरफ से एल्पा का दिल साफ हुआ। उसकी समझ में ये बात आ गई कि बॉबी ने जानबूझकर उससे डायना वाली बात नहीं जो पाई थी। वो खुद नहीं जानता था कि डायना से अंदर ही अंदर मोहब्बत करता रहे और ऊपर ही ऊपर ये समझता रहा था कि वो सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए डायना को अपनी मोहब्बत के जाल में फांसता रहे, जबकि वो खुद ही लाशऊरी तौर पर मोहब्बत के जाल में फांसता रहा था। एल्पा ने उसे मुखातिब किया, हाय बॉबी, कहाँ पहुँचे हुए हो? उसकी मुखातिब करते हुए एकदम से चौंक कर हड़बड़ाकर बिस्तर पर बैठा, फिर वहाँ से उतरकर कालीन पर खड़ा हो गया, चारों तरफ देखने लगा। तब पता चला कि एल्पा ख्वाबगाह में नहीं आई है, बल्कि ख्याल ख्वानी के जरिए उसके दिमाग में है। एल्पा ने कहा, मेरी वो खास मातियत मिस रोज़ी आ रही है, मैं उसकी ज़ुबान से बातें करूँगी। वो मिस रोज़ी की हैसियत से बेडरूम में आ गई। एक सोफ़े पर बैठकर बोली, मैं एल्पा बोल रही हूँ, आओ यहाँ सोफ़े पर बैठो और हाले दिल सुनाओ। वो सोफ़े पर बैठते हुए बोला, मैं हाले दिल क्या सुनाऊँ? हैरान हूँ कि मुझे खुद अपने दिल का हाल मालूम नहीं था। मैं शऊरी तौर पर नहीं जानता था कि डायना से प्यार करता हूँ। करते हो तो डरते क्यों? प्यार का इजहार ऐसे कर रहे हो जैसे कोई जुर्म सरजद हो रहा हो। आपकी इजाज़त के बगैर प्यार करूँगा तो इस प्यार को जुर्म समझूंगा। मेरी तरफ से इजाज़त है, जिस पर दिल आता रहे उससे प्यार करते रहो, जिससे बेजार हो जाओ उसे ठुकराते रहो। मैं तुम्हारे ज़ाती मामलात में मुदाखलत नहीं करूँगी। आप बहुत फ़राक दिल हैं। मैं कभी किसी से इश्क नहीं करूँगा, किसी को अपनी अहम ज़रूरत नहीं बनाऊँगा। जो ज़िंदगी में अहमियत इख्तियार कर लेती है वो बाद में मुसीबत बन जाती है। शाबाश, मैं इसीलिए तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम हर काम बड़ी जहानत से करते हो। बाय द वे, मिस रोज़ी के बारे में क्या ख्याल है? ये तुम्हारे पास बैठी है, अच्छी है, खूबसूरत है, पुरकशिश है। जब तक हालात इजाज़त देते रहें इसके साथ गुजारा किया जा सकता है, तो फिर वक्त गुजारो, मेरी तरफ से खुली आज़ादी है। 1.5 घंटे बाद तुम पर अमल किया जाएगा। वो सोफ़े पर एल्पा के करीब खिसक कर आया। ये नहीं जान सकता था कि एल्पा ने उसे अपने करीब आने की इजाज़त दी है। वो हाथ पकड़कर बोला, मिस रोज़ी, लोहा और मकनातीस एक सोफ़े पर हैं, अलग नहीं रह सकते। आई एम राइट? अगर मैडम को इतराज़ ना हो तो यू आर परफेक्टली राइट। मैडम मेहरबान है, हम इंसान हैं, ख़ता के पुतले और नादान हैं।
उसने रोजी का हाथ पकड़कर खींचा। एल्पा हाथ आ गई। दिन की रोशनी में बर्फपोश पहाड़ियां हद्दे नज़र तक दिखाई देती रहीं। ये अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था कि वो किस मुल्क की बर्फपोश सरहद हैं। अली का ख्याल था वो सब भूटान और चीन के सरहदी इलाके हैं। दिन को वो बहुत दूर तक देख सकते थे। अब रात हो गई थी। इंतहाई सर्द इलाका था। चांद की चांदनी भी धुंधला गई थी। 4-6 फुट के फासले तक भी देखना मुमकिन नहीं रहा था। एंटी डार्क गॉगल्स ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था। ऐसे चश्मे के जरिए वो कई गज के फासले तक देख सकते थे। माऊ, लिली, अफरीदी और अली ने गार से निकलकर देखा था। बर्फबारी का समा था। तेज़ हवाएं चल रही थीं। चंद गज के फासले तक नजर आ रहा था। इसके बाद सफ़ेद धुंध छाई हुई थी। इस धुंध में कहीं भी दुश्मन हो सकते थे। अली ने ख्याल खुआने के जरिए दोनों को गार के अंदर चलने के लिए कहा। फिर वो तीनों अंदर आ गए। उन्हें तेज़ हवाओं के झकड़ों से वक्ती तौर पर निजात मिल गई। अली ने कहा, हम इन गॉगल्स के जरिए दूर तक नहीं देख सकते। पता नहीं दुश्मन कहाँ छुपे होंगे। माऊ, लिली को यहाँ रहना चाहिए। हम दोनों बाहर जाएंगे। लिली ने कहा, मुझे यहाँ क्यों रहना चाहिए? प्लीज़ मुझे कमज़ोर ना समझो। मैं तरबियत याफ्ता हूँ। तन्हा 2-4 दुश्मनों से निमट सकती हूँ। अली ने कहा, मैं तुम्हारे ख्यालात पढ़ चुका हूँ। तुम बेशक कोपे माबियो और बेहतरीन फाइटर भी। हर तरह के हथियार इस्तेमाल करना जानती हो। तुम्हारा निशाना भी पक्का है। फिर मुझे साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते? दलेर अफरीदी ने कहा, दुश्मन छुप कर गोली मारेंगे। तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी सलाहियतें धरी की धरी रह जाएंगी। बाहर देख चुकी हो। इन गॉगल्स के बावजूद वाज़ेह तौर से दिखाई नहीं देता है। वो बोली, ये दुश्वारी तुम दोनों को भी पेश आएगी। दुश्मन तुम दोनों पर भी छुपकर हमले कर सकते हैं। तुम लड़की हो। हम दुश्मनों से अपने बचाव की फिक्र करेंगे तो अपने साथ तुम्हारी भी फिक्र लगी रहेगी। मैं इस कार में तन्हा रहूंगी। यहाँ भी बैक वक्त कई दुश्मन आ सकते हैं। दुश्मन सिर्फ 5 हैं। वो एक साथ रहने की हमाकत नहीं करेंगे। 2 और 3 की टोलियों में होंगे। यहाँ 2 आएंगे या 3 आएंगे। तुम छुप कर होगी तो उन्हें कार में दाखिल होते देख सकोगी। उनके संभलने से पहले 1-2 को हलाक कर सकोगी। फिर ये कि हम तुमसे दूर नहीं रहेंगे, कार के अतराफ में ही रहेंगे। अली कहते कहते रुक गया। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने फ़ौरन ही ख्याल खुआने के जरिए पूछा, पापा क्या आपने हमारे लिए हेलीकॉप्टर भेजा है? मैं आवाज़ सुन रहा हूँ। मैंने कहा, फिर तो वो दुश्मन होंगे। हमारे 6 हेलीकॉप्टर अभी यहाँ से रवाना होने वाले हैं। उनमें चीनी फ़ौज के मुसल्ला जवान हैं। आधे पौन घंटे बाद हेलीकॉप्टरों की आवाज़ें सुनो तो ट्रेसर गोलियाँ चलाओ। इन गोलियों से रोशनी फैलेगी। चीनी फ़ौजियों को पता चल जाएगा कि तुम सब पहाड़ियों के किस हिस्से में हो। क्या तुम एक ही हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन रहे हो? अली ने कहा, मैं अभी कार से बाहर जाकर देखता हूँ। वो एक पत्थर पर बैठा हुआ था। उठकर खड़ा हो गया। फिर बोला, तुम दोनों यहाँ रहो। मैं हेलीकॉप्टर के बारे में मालूम करता हूँ। एक हैं या ज़्यादा? उसने किट में से दूर तक फायर करने वाली गन निकाली। फिर तेज़ी से चलता हुआ कार से बाहर आकर दूर तक नज़रें दौड़ाने लगा। 1 से ज़्यादा हेलीकॉप्टरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। दुश्मनों में से किसी ने आसमान की तरफ ट्रेसर गोली दागी थी। इस गोली के फटने से दूर तक रोशनी फैल गई थी। हेलीकॉप्टर में आने वालों को इस तरह मालूम हो गया कि उनके अमरीकी सुरागरसा पहाड़ियों के इस हिस्से में है। तमाम हेलीकॉप्टरों की सर्च लाइट्स रोशन हो गईं। इन लाइट्स के बायस उनकी तादाद मालूम हुई। इत्तफाक से वो भी 6 थे। फिज़ा में दूर दूर रहकर ठहरी हुई परवाज़ कर रहे थे और परवाज़ नीची करते जा रहे थे। उनके फ़ौजियों को उतारने के लिए रस्सियों की सीढ़ियाँ लटकाई जा रही थीं। एक हेलीकॉप्टर गार से कुछ फासले पर बहुत बुलंदी पर था और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। रस्सियों की एक सीढ़ी नीचे लटका दी गई थी, मगर उतरने के लिए कोई सीढ़ी पर नहीं था, क्योंकि हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट गहरी खाई की निशानदेही कर रही थी। अली के एक हाथ में छड़ी थी। वह छड़ी टेकता हुआ आगे जाने लगा। इससे छड़ी के जरिए मालूम हो रहा था कि बर्फ़ कहाँ सख्त है और उसे कहाँ कहाँ कदम रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। गार के अंदर अफरीदी ने लिली से कहा, यह मुझे पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? हमारे एक साथी तन्हा बाहर गया है। मैं भी मर्द हूँ, मुझे भी उसके साथ जाना चाहिए था। फिर क्यों नहीं गए? तुम्हारी वजह से। मैं जाऊँगा तो तुम भी साथ आओगी। मेरे लिए डरते हो कि मुझे कोई दुश्मन हलाक कर देगा। तुम मेरे लिए सोचते हो, मेरी सलामती चाहते हो। तुम गुमराही से राह रास्त पर आई हो। तुम्हारी बेहतरी के लिए सोचना मेरा फ़र्ज़ है। सिर्फ फ़र्ज़ है और कुछ नहीं। और क्या होगा? तुम बातों में उलझा रही हो और मैं अपने साथी की मदद के लिए जाना चाहता हूँ। तो फिर चलो, प्लीज़ यहाँ रुको, मुझे जाने दो। बहुत देर हो चुकी है। साथी अभी तक वापस नहीं आया। आफरीदी के दिमाग में रहने वाले सुरागरसा ने कहा, इस गार के करीब एक हेलीकॉप्टर उतरने वाला है। तुम्हारा साथी तन्हा उधर जा रहा है। तमाम सामान उठाओ और लिली के साथ बाहर आओ। आफरीदी ने देखा लिली सामान समेटकर किट्स में रख रही थी। वो भी रखते हुए बोला, हमारा साथी एक दुश्मन हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा है। हम भी उधर जाएंगे। मुझे मालूम है। अभी एक टेलीपैथी जाने वाला मेरे अंदर यही कह रहा था। वो दोनों अपने अपने सामान की किट अपनी अपनी पुश्त पर बांधकर कार से बाहर आए। बाहर तेज़ हवाओं का शोर था। बर्फ़ के उड़ते हुए ज़र्रात के बायस गहरी सफ़ेद धुंध छाई हुई थी। वेंटी डार्क चश्मे के जरिए चंद गज के फासले तक देख सकते थे, लेकिन हवाओं का शोर इस कदर था कि वो बातें नहीं कर सकते थे। आफरीदी ने उसे कहा, छड़ी टेकते हुए, बर्फ़ की सख्ती का अंदाज़ा करो, फिर आगे बढ़ो। लिली ने उसके हिलते हुए होंठों को देखा, फिर पूछा, क्या कह रहे हो? आफरीदी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तब एक सुरागरसा ने लिली के दिमाग में कहा,
मैं आफरीदी की बातें तुम्हें समझाया करूँगा। दूसरे सुरागरसा ने आफरीदी से कहा। लिली जो कहना चाहेगी वो मैं तुमसे कहा करूँगा। आफरीदी ने कहा, हमें गाइड करो, हमारा साथी किस तरफ गया है। तकरीबन 100 गज के फासले पर एक हेलीकॉप्टर नीची परवाज करके मुसल्लह फौजियों को यहाँ उतारना चाहता है। गहरी धुंध के बायस उन्हें मुनासिब जगह दिखाई नहीं दे रही है। आफरीदी एक सिमत देखते हुए बोला, मेरे बाएं सिमत सर्च लाइट की धुंधली सी रोशनी दिखाई दे रही है। हवाओं के शोर में हेलीकॉप्टर की धीमी सी आवाज़ सुनाई दे रही है। आफरीदी के मुहाफिज सुरागरसा ने कहा, शायद ये दूसरा हेलीकॉप्टर है, मैं भी मालूम करता हूँ। उस वक्त दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों में 3J के जे फ्लोर, जे सामू थे और डैनी। जिस तरह वो लिली के दिमाग में आकर अली और आफरीदी की मसरूफियात मालूम कर रहे थे, उसी तरह बाबा साहब के इदारे के सुरागरसा अमरीकी सुरागरसानों के दिमागों में जाकर मालूम कर रहे थे कि उनके टेलीपैथी जानने वाले किस तरह उनकी मदद कर रहे हैं। मुहाफिज सुरागरसा ने आफरीदी के दिमाग में वापस आकर कहा, तुम्हारा साथी जिस हेलीकॉप्टर की तरफ गया है, ये हेलीकॉप्टर वो नहीं है, ये दूसरा है। तुम उस दूसरे हेलीकॉप्टर की तरफ जाओ, इधर अमरीकी फौजियों को उतरने ना दो। लिली के दिमाग में भी यही कहा गया। वो दोनों उस तरफ घूमकर जाने लगे। वो दूसरा हेलीकॉप्टर गरचे पूरी तरह नजर नहीं आ रहा था, ताहम सर्च लाइट की धुंधली रोशनी से पता चल रहा था कि वो अपनी परवाज़ नीची कर रहा है और खला में मौलिक रहकर मुनासिब जगह ना मिलने पर इधर से उधर जा रहा है। अली जिस हेलीकॉप्टर की तरफ गया था वो भी फिजा में कभी नीचे और कभी ऊंची परवाज़ करता हुआ मुनासिब जगह तलाश कर रहा था। फिर अली ने एक दुश्मन के दिमाग में पहुंचकर डैनी की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, हेलीकॉप्टर की तरफ जाओ, इसे मखसूस सिग्नल दो, मैं पायलट के दिमाग में रहूँगा। तुम अपने साथी के साथ सिग्नल के जरिए बताओ कि हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए कौन सी बर्फानी सतह ठोस है। अली एक बर्फानी टीले और चट्टान के दरमियान खड़ा हुआ था। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए अपने टेलीपैथी जानने वाले सुरागरसा से कहा, मेरे दिमाग में आओ, 2 दुश्मन इधर आ रहे हैं, हम दोनों उनके दिमागों में रहेंगे। वो अली के पास आया। अली ने उसे दुश्मन के एक साथी के दिमाग में पहुंचा दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, पापा आप हमारे लिए जो फौजी इमदाद भेज रहे हैं उसे रोक दें। मैंने पूछा, बात क्या है? यहाँ दुश्मनों के हेलीकॉप्टर्स को उतरने की जगह नहीं मिल रही, उनके फौजी रस्सियों की सीढ़ियों से भी नहीं उतर रहे हैं। ये अंदेशा कि जहाँ उतरेंगे वहाँ ठोस सतह ना हुई तो वो बर्फ़ में धंसकर अंदर दफन होते चले जाएंगे। हमारी इमदाद के लिए आने वालों को भी ऐसी दुश्वारियाँ पेश आएंगी। मैंने कहा, यहाँ से 6 हेलीकॉप्टर रवाना हो चुके हैं। मैं उन्हें हदायत देता हूँ कि वो चीन के इंतहाई मगरबी हिस्से के किसी शहर में अपनी परवाज़ मुलतवी करें और अगली हदायत का इंतज़ार करें। अली अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। सुरागरसा ने उसके पास आकर कहा, सर वो दोनों ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ हेलीकॉप्टर नीची परवाज़ कर रहे। अली ने कहा, मेरे सामने काफ़ी फासले पर हेलीकॉप्टर नीची परवाज़ करता हुआ खला में मौलिक ठहर गया है। उन दोनों के दिमागों में चलो। वो दोनों दुश्मनों के दिमागों में पहुंच गई। डैनी उनमें से एक के दिमाग में कह रहा था, हमारे एक टेलीपैथी जानने वाला पायलट के अंदर मौजूद है। तुम जहाँ खड़े हुए हो वहाँ की सतह ठोस है। हाँ, इधर ठोस है। मेरा साथी आगे गया है, अगर वहाँ तक सतह ठोस होगी तो हेलीकॉप्टर को उतारा जा सकेगा। डैनी उसके साथी के दिमाग में गया। अली ने बाबा साहब के दायरे के 2 मजीद टेलीपैथी जानने वालों को अपने दिमाग में बुलाया, फिर कहा, मेरे अंदर हो। मैं इस बर्फानी धुंध में अंधी जंग लड़ने के लिए खुद आगे नहीं जाऊंगा। दुश्मनों को ही अपना आलाकार बनाया जाएगा। बर्फ़ की ठोस सतह काफ़ी दूर तक थी। वहाँ हेलीकॉप्टर उतर गया। एक फौजी अफसर ने स्लाइडिंग दरवाज़ा खोलकर देखा। हवा इतनी तेज़ थी कि उसकी शिद्दत से पीछे हट गया। फिर उसने मुसल्लह जवानों को उतरने का हुक्म दिया। वो एक एक करके उतरने लगे। उनके पीछे फौजी अफसर भी बर्फ़ की सतह पर आया। वो दोनों अमरीकी सुरागरसा उनके करीब पहुँच गए। अली एक अमरीकी सुरागरसा के दिमाग पर कब्जा जमाकर उस फौजी अफसर के करीब उसे ले गया। उसके कान के पास मुँह ले जाकर बोला, क्या हमारे लिए गर्म कॉफ़ी और कुछ खाने का सामान लाए हो? फौजी अफसर ने उसके कान से मुलगाकर कहा, फिक्र न करो, सब कुछ मिलेगा, पहले काम की बात करो। जिसके पास माइक्रोफिल्म है वो कहाँ है? भूख प्यास से हमारी जान आधी हो रही है। हम पहले खाएंगे, फिर माइक्रोफिल्म वाले को तलाश करेंगे। अली का एक टेलीपैथी जानने वाला उस फौजी अफसर के दिमाग में पहुंच गया। अफसर ने उसकी मर्जी के मुताबिक एक फौजी जवान के कान में कहा, हेलीकॉप्टर में जाओ, कॉफ़ी से भरा हुआ थर्मस और टिन पैक्ड खाना ले आओ। डैनी ने अफसर के दिमाग में कहा, ज़रूरी बातें मुझसे कहा करो, मैं टेलीपैथी के जरिए तुम्हारे जवानों को तुम्हारा हुक्म सुना दिया करूंगा। बेशक ये सब भूखे प्यासे हैं। मैं इनसे कहता हूँ जल्दी खा पी कर उस कार की तरफ जाएं जहाँ वो छुपे हुए हैं।